हेलो एवरीवन। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे थे, जैसे कि हमने देखा था प्रीएम्बल क्या है और प्रीएम्बल की इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अलावा हमने देखा था इससे पहले वाली वीडियो में फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, पॉलिसी क्या है एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। हमने पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A भी देख लिया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पार्ट 5 देखेंगे जो कि अबाउट यूनियन है। देखिए, यूनियन का मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से या सेंट्रल की जितनी भी एजेंसी है उनसे है। देखिए, जो इंडिया है, हमारा जो देश इंडिया है, इसमें 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। पहली लेवल में है यूनियन, सेकंड स्टेट, फिर थर्ड आती है लोकल लेवल। यूनियन के अंदर जो सेंट्रल है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, जो कि है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव वो बॉडी है जहाँ पे लॉ एग्जीक्यूट होते हैं, लॉ को एग्जीक्यूट किया जाता है। लेजिस्लेटिव वो बॉडी है जहाँ पे लॉ बनाए जाते हैं। सबसे पहले लेजिस्लेटिव में लॉ बनते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव में जाके वहाँ पे लॉ एग्जीक्यूट होते हैं। फिर जुडिशरी तीसरी चीज है, जुडिशरी में जो भी लॉज बने हैं उनका रिव्यू होता है। तो यहाँ पे जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू करती है। देखिए, एग्जीक्यूटिव के बारे में या एग्जीक्यूटिव के कौन कौन पार्ट होते हैं। एग्जीक्यूटिव के अंदर 5 पार्ट है। एग्जीक्यूटिव का पार्ट हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं और अटॉर्नी जनरल होते हैं। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल आता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 में गिवन है। इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, जिसे हम लॉ मेकिंग ऑर्गन भी कहते हैं, ये इसको बोला जाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में ही लॉ मेक होते हैं। तो पार्लियामेंट के 2 पार्ट हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा, एक है लोअर हाउस और एक है अपर हाउस। इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक दे रखा है। फिर जुडिशरी के बारे में आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 के अंदर गिवन है। जो आर्टिकल 1, 2, 3 है, ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है। तो आर्टिकल 123 बात करता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो कि मेनली रिगार्ड करता है ऑर्डिनेंस मेकिंग से। तो हमें यूनियन में ये सारी चीज़ें देखनी है। अब देखिए, वैसे तो हम एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम पहले अपनी वीडियो में देखेंगे लेजिस्लेटिव। पहले हम लॉ मेकिंग की प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि लॉ एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया देखेंगे, और उसके अलावा हम इसके बहुत सारे और फीचर्स को भी देखने वाले। देखिए, पार्लियामेंट जो है वो पार्ट 5 के अंदर आता है, जो कि आर्टिकल 79 से लेकर 122 में दे रखा है। हमने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म अडॉप्ट किया है, ये हमने ब्रिटिश पैटर्न पे अडॉप्ट किया है। इसको वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी बोला जाता है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा जो पार्लियामेंट है, इसके बारे में आर्टिकल 79 से 122 के अंदर दे रखा है, पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 79। पहला आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 79, जो कि बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट के गठन के बारे में। आर्टिकल 79 से हमें ये पता चलता है कि सुप्रीम लेजिस्लेटिव जो बॉडी है वो हमारी पार्लियामेंट है। आर्टिकल 79 ये कहता है, आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड देयर शेल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन विच शेल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेज टू बी नोन रिस्पेक्टिवली एज द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द हाउस ऑफ स्टेट। देखिए, प्रेसिडेंट जो है ना, ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट भी है और ये लेजिस्लेटिव का पार्ट भी है। लेजिस्लेटिव का पार्ट इसलिए हो गया क्योंकि ये पार्लियामेंट का एक पार्ट माने जाते हैं, ये पार्लियामेंट इनसे कंसिस्ट होती है। तो आर्टिकल 79 में क्या लिखा है? आर्टिकल 79 में साफ साफ लिखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है एक पार्लियामेंट का, कि एक पार्लियामेंट होगी। और पार्लियामेंट में क्या होगी? पार्लियामेंट विल बी कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और 2 हाउसेज। जो 2 हाउसेज हैं वो एक हाउस है काउंसिल ऑफ स्टेट, दूसरा हाउस है हाउस ऑफ पीपल। पार्लियामेंट को हिंदी में कहते हैं संसद। देखिए, जो पार्लियामेंट है उसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पहला तो है प्रेसिडेंट, दूसरे जो हैं वो हैं आपके बोथ द हाउसेस, जिसमें आपका पहले काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे राज्यसभा कहते हैं, फिर आता है हाउस ऑफ द पीपल जिसे कहते हैं लोकसभा। देखिए, प्रेसिडेंट जो है ना वो दोनों के ही पार्ट हैं, एग्जीक्यूटिव के भी और लेजिस्लेटिव के भी। लॉ एग्जीक्यूट करना मतलब कि लॉ को जब लॉ बन जाएगा उसको कैसे इंप्लीमेंट करना, उसका पार्ट भी प्रेसिडेंट है। लॉ कैसे बनेगा, लेजिस्लेटिव, लॉ मेकिंग और लॉ एग्जीक्यूशन दोनों के पार्ट हमारे प्रेसिडेंट है। ये सिर्फ पार्ट हैं, लेकिन ये मेंबर नहीं है किसी भी हाउस के। प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी हाउस, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उसके मेंबर नहीं होते, पर एक पार्ट होते हैं। क्योंकि जब बिल बनता है, क्यों पार्ट होते हैं? क्योंकि इंटीग्रल पार्ट इसलिए होते हैं, जब भी बिल जो पास होता है ना बाय बोथ द हाउसेस, उसमें हमें प्रेसिडेंट की साइन चाहिए होती, प्रेसिडेंट की कंसेंट चाहिए होती, हामी चाहिए होती। इसीलिए ये असेंट चाहिए होती है कि वो हाँ बोले, फिर जाके वो आगे जाके एक्ट बने, फिर वो लॉ बने। तो इसीलिए हमें यहाँ पे प्रेसिडेंट की आवश्यकता होती है। तब यहाँ पे लिखा है कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्ट है, लेकिन वो मेंबर नहीं है किसी भी हाउस के। काउंसिल ऑफ स्टेट को बोला जाता है राज्यसभा। देखिए, काउंसिल ऑफ स्टेट जो है ये इसका पहले नाम था, प्रेजेंटली हम कहते हैं राज्यसभा। 1954 में जाके इसको राज्यसभा नाम दे दिया गया था, नेम चेंज हो गए थे। ये अपर हाउस भी है, इसे सेकंड चैम्बर भी कहा जाता है, हाउस ऑफ द एल्डर्स भी कहा जाता है, और ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट और यूनियन
टेरिटरीज को स्टेट्स अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते, स्टेट और यूटी से यहाँ पे मेंबर्स आते, ये है काउंसिल ऑफ स्टेट। फिर हाउस ऑफ द पीपल जो है ये है लोकसभा। पहले इसका नाम हाउस ऑफ द पीपल था, लेकिन 1954 में आके इसका नाम लोकसभा हो गया है। ये लोअर हाउस है, इसको फर्स्ट चैम्बर भी कहते हैं, इसको पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है। इसके अलावा ये रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया को एज अ होल। यहाँ पे जो है जो इसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंडिया एज अ होल को। तो अब ये हमने देखा आर्टिकल 79। अब हम देखने वाले हैं आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81। देखिए आर्टिकल 80 अगर आप अपने बेयर एक्ट को उठाएंगे उसमें देखेंगे आर्टिकल 80 जो है वो बात करता है कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा किन किन चीज़ों से मिलकर बनेगा। पहली चीज़, राज्यसभा जो है यहाँ पे राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो लिखी गई है वो लिखी गई है 250। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा दी गई है 250। इसमें तीन चीज़ें होती है, तीन जगह से लोग आते हैं। पहले स्टेट से आते हैं, दूसरे यूटी से आते हैं, तीसरे नॉमिनेटेड मेंबर्स बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है कुछ मेंबर्स को। देखिए 250 में से 12 तो जो होते हैं वो नॉमिनेटेड मेंबर हैं, वो फिक्स है। उसके अलावा जितने भी बच्चे वो स्टेट और यूटी से आएंगे, ये 238। ये जो बताइए ना यहाँ पे 250, ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ बोली कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि 250 होंगी। लेकिन अभी प्रेजेंटली हमारा जो राज्यसभा है उसमें 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से नॉमिनेटेड जो है वो 12 हैं, यूटी से 8 मेंबर्स आते हैं और स्टेट से 225 मेंबर आते हैं। तो आपने ये देखा मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है राज्यसभा की वो 250 है, लेकिन जो प्रेजेंट जितने मेंबर्स हैं वो है 245, मतलब कि 5 सीट अभी भी खाली हैं। तो ये 245 अभी क्या है हमारी सीट्स हैं राज्यसभा में। देखिए रिप्रेजेंटेटिव्स, अब देखिए तीन चीज़ें थी यहाँ पे कि राज्यसभा में 3 जगह से लोग आते हैं, स्टेट से, यूटी से और नॉमिनेटेड। अब हमें यही देखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज या फिर यूटी और नॉमिनेटेड मेंबर्स। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट में क्या लिखा हुआ है, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन द राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्टेट के अंदर जो विधानसभा होती है वही इलेक्ट करके भेजती है अपने मेंबर्स राज्यसभा के लिए। मान लिया जाए उत्तराखंड में राज्यसभा के लिए 3 सीटें हैं, उत्तराखंड से 3 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा में जाते हैं। तो ये उत्तराखंड की जो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये विधानसभा जो है हमारी स्टेट की, ये 3 लोगों को इलेक्ट करके भेजेगी राज्यसभा के लिए। तो यहाँ पे जो होता है ना, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन आप कह सकते हैं। डायरेक्टली लोग इलेक्ट नहीं करते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं उन्हें। तो यहाँ पे जो सिस्टम यूज होता है इलेक्शन का वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसके अलावा सीट्स आर अलॉटेड बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट। देखिए 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील करता है सीट्स इन एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में कैसे सीट बांटी जाएंगी, किस तरह से बांटी जाएंगी, वो 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आएगा। शेड्यूल्स 12 होते हैं टोटल, उसमें से 4th जो है वो राज्यसभा में सीट एलोकेशन के बारे में बताता है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटीज के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे भी ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज स्पेशली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस। देखो यूटी के लिए क्या होता है ना कि यहाँ से भी जो भी मेंबर्स आएंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे और एक स्पेशल इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाएगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के पर्पस के लिए। यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज होता है। देखिए हमारे इंडिया में टोटल 8 यूटी हैं, इसमें से दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर से ही सिर्फ रिप्रेजेंटेशन आते हैं राज्यसभा के लिए, औरों से नहीं आते हैं। क्योंकि जो अदर यूटी है ना उसमें इतनी ज़्यादा जनसंख्या है ही नहीं कि वहाँ पे कोई सीट एलोकेट हो पाए। तो ये सारी चीज़ें जो बेस्ड है ये जनसंख्या पे बेस्ड है, पॉपुलेशन पे बेस्ड होती हैं। इसके बाद टोटल जो है वो 12 मेंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और वो भी 4 फील्ड से, आर्ट के फील्ड से, लिटरेचर के फील्ड से, साइंस के फील्ड से और सोशल सर्विस के फील्ड से। अब हम करेंगे हमारा आर्टिकल 81। आर्टिकल 81 बात करता है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा के बारे में। आर्टिकल 80 बात करता था कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल 81 जो है ये बात करता है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। देखिए लोकसभा के लिए मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ दे दी गई है वो दी गई है 550 की। 550 इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी। इसमें भी 3 जगह से लोग आ सकते हैं, स्टेट से लोग आ सकते हैं, यूटी से लोग आ सकते हैं और नॉमिनेटेड पहले आते थे, इसमें 2 एंग्लो इंडियंस पर अब कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं आता है। एट प्रेजेंटली हमारे वहाँ पे जो सीट्स हैं लोकसभा में वो 543 की सीट्स हैं, जिसमें से स्टेट्स को मिली हैं 524 और यूनियन टेरिटरी को मिली है 19 सीट्स। इसके अलावा इसमें भी देखिए 2 ही जगह से रिप्रेजेंटेशन होती है इसमें, एक तो स्टेट से होती है और एक यूटी से होती है। एंग्लो इंडियंस पहले होती थी, अब वो नहीं होती, नॉमिनेटेड मेंबर्स अब हट गए, पर फिर भी हम देखेंगे उसके बारे में क्या लिखा है। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन लोकसभा, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होती है बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। क्या होता है कि इसमें साफ साफ लिखा है कि एवरी सिटीजन
हर एक सिटीजन जो कि 18 साल से ऊपर है, जिसकी एज 18 साल से ऊपर है, वो वोट डाल सकता है। लेकिन हाँ, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो वोटिंग की जो एज है वो 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988 से और भी कम कर दी। पहले 21 साल थी वोट डालने की एज, पर अब वो 18 साल कर दी है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटी आता है। यूटी से कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एम्पावर्ड द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को एम्पावर करा गया है टू प्रिस्क्राइब द मैनर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूटी। यूनियन टेरिटरी से कैसे रिप्रेजेंटेशन होगा, इसके लिए पूरी की पूरी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को दे दी है, संसद के पास दे दी है। पार्लियामेंट में अब यहाँ पे पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको पावर दी कि आप ही डिसाइड करो कि यूटी से मेंबर कैसे इलेक्ट होकर आएंगे, इसलिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया। इस एक्ट में यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट 1965, ये एक एक्ट बनाया गया जिससे बोला गया कि डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। तो इसके अलावा नॉमिनेटेड मेंबर्स, जैसे मैंने कहा था कि पहले होते थे अब नहीं होते, क्या लिखा है? नो नॉमिनेटेड मेंबर्स, कोई भी अभी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है। बिफोर 2020 से पहले दो एंग्लो इंडियन दो शब्द से मिला है। एंग्लो का मतलब होता है जिसका ओरिजिन ब्रिटिश है, इंडियन ऐसे ब्रिटिशर्स जो इंडिया में पैदा हुए थे, जिनसे इंडियंस थे, वो उनको नॉमिनेट किया जाता था पहले। लेकिन 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद जो है इस वाले प्रोविजन को हटा दिया गया। तो यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, लेकिन 25 जनवरी 2020 से दिस प्रोविजन वॉज सीज्ड। तो ये जो प्रोविजन था कि दो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करना, इसको बंद कर दिया गया, इसको सीज्ड कर दिया गया। अभी हम देख रहे हैं आर्टिकल 83। देखिए, आर्टिकल 83 में ये कहा गया है ड्यूरेशन ऑफ द टू हाउसेस क्या होगी, इसमें टाइम ड्यूरेशन के बारे में बताया गया। देखिए, राज्यसभा एक कंटिन्यूइंग चैम्बर है। जो राज्यसभा जो हाउस है ना, ये कंटिन्यू चलता रहता है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। ये एक परमानेंट हाउस है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। ये पहली बार ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1952, पहली बार 1952 में ये हाउस स्टार्ट हुआ था। उसके बाद से ये निरंतर चलता हुआ आ रहा है, ये कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं हुआ, मतलब कि ये पूरी तरह से कभी भी डिसॉल्व नहीं हुआ है। इंडियन Constitution has not fixed the term of office of member of Rajya Sabha and it leave it on the parliament। देखो, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने कोई भी फिक्स नंबर ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस नहीं दे रखा है मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के लिए। ये पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि पार्लियामेंट डिसाइड कर सकता है कि राज्यसभा के मेंबर्स का क्या टाइम पीरियड होगा। इसीलिए जो पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ने मिलकर एक एक्ट बनाया है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, जिसमें यह बोला गया है कि जो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा होगा वो 6 ईयर होगा। जो मेंबर हैं, देखिए, हाउस कभी डिसॉल्व नहीं हो रहा है, जो मेंबर हैं उनका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 6 साल के लिए उस हाउस में अपनी सेवा दे सकते हैं। इसके अलावा ऑथोराइज कर दिया है प्रेसिडेंट को कि वो प्रोविजन बनाए टू गवर्न द ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट कैसे होगा। उसके अलावा देखिए, राज्यसभा जो हाउस है ना, जो ये हाउस है, ये परमानेंट हाउस है, लेकिन इसका जो ये मेंबर है, ये 6 साल के लिए अपनी मैक्सिमम सेवा दे सकता है। इसमें एक और रूल है कि 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। जो 1/3 मेंबर है, मान लिया जाए हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं, 100 इसमें टोटल मेंबर है, तो 33 लोग जो है ना वो हर 2 साल में रिटायर होते रहेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कि 1/3 मेंबर जो है वो हर 2 साल में रिटायर होंगे। वो फिर आगे जाके जब उनका इलेक्शन होगा, वो फिर जाके इलेक्शन में आ सकते हैं। उनका नंबर ऑफ टर्म वो कितने बार भी वो इलेक्शन में आ सकते हैं, लेकिन 1/3 जो है वो हर 2 साल में रिटायर होंगे, ताकि नए लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन में आने का मौका मिले। तो क्या लिखा हुआ है? 1/3 ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। रिटायरिंग मेंबर ऑफ राज्यसभा आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं एंड नॉमिनेटेड बाय एनी नंबर ऑफ टाइम, या फिर वो प्रेसिडेंट से नॉमिनेट हो सकते हैं एनी नंबर ऑफ टाइम, कितने टाइम भी वो प्रेसिडेंट से नॉमिनेट हो सकते हैं या वो री इलेक्शन में आ सकते हैं। तो ये है पूरा राज्यसभा के बारे में। इसका जो हाउस है वो परमानेंट है, कभी डिसॉल्व नहीं होता। एक मेंबर अपनी मैक्सिमम सर्विस जो है वो 6 साल तक दे सकता है, इसके बाद वो फिर से री इलेक्शन में आ सकता है, लेकिन 1/3 मेंबर जो है वो हर 2 साल में रिटायर होते रहेंगे और फिर वो री इलेक्ट होकर आते रहेंगे। अब हम लोकसभा का देखते हैं। लोकसभा जो है वो एक कंटिन्यूस हाउस नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर लोकसभा 1952 से बना है तो वो हमेशा ही हाउस बनाए, नहीं, वो बहुत बार डिसॉल्व हुआ है, तो इस वजह से ये एक कंटिन्यूस चैम्बर नहीं है। नॉमिनल टर्म जो ये है ना लोकसभा का हाउस का, ये 5 ईयर होता है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर जनरल इलेक्शन। जैसे ही जनरल इलेक्शन हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, जो पार्टी जीती होगी वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगी, और जब वो फर्स्ट मीटिंग स्टार्ट होगी, जिस दिन से फर्स्ट मीटिंग स्टार्ट होगी उस दिन से पहला दिन स्टार्ट हो जाएगा 5 ईयर के टर्म का। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑथोराइज टू डिसॉल्व द लोकसभा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ना, ये लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं। इसकी डिसॉल्व करने की ताकत जो है वो प्रेसिडेंट के पास है, या तो एट द टाइम ऑफ 5, या तो जब भी ये 5 ईयर का टर्म कंप्लीट हो जाएगा तब, या फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, एट एनी टाइम इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर। या तो जब 5 ईयर का टर्म कंप्लीट हो जाएगा लोकसभा का तब, या फिर उससे पहले भी
प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों ही ढंग से, या तो 5 ईयर कंप्लीट हो गए उसके बाद या फिर उससे पहले भी जो डिसीजन है वो प्रेसिडेंट का, ये कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ये कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता है। इसके अलावा ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे लोकसभा का जो ये टाइम पीरियड है ना, लोकसभा कैन एक्सटेंड, लोग यहाँ तो लिखा हमने बोला है कि 5 साल तक मैक्सिमम लोकसभा का टाइम पीरियड है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे लोकसभा का जो ये टर्म है वो एक्सटेंड हो सकता है बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट से ही एक्सटेंड होगा फॉर 1 ईयर एट अ टाइम, एक बार में 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है, और एनी लेंथ ऑफ टाइम, कितने भी समय तक एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन एक बार में वो 1 ईयर एट अ टाइम, जब भी वो एक्सटेंड करने के लिए बिल लेके आएंगे तो वो 1 ईयर एट अ टाइम ही होना चाहिए। ठीक है, ये है हमारा आर्टिकल 83। अब है आर्टिकल 84, बात करता है मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, या फिर क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है, मान लिया जाए, तो क्या आप क्वालिफाई करते हैं, हम ये देखते हैं। आर्टिकल 84 जो है वो बात करता है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए। देखिए, क्वालिफिकेशन दो जगह पे लिखी हुई है, एक तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, एक जो हमने भी ऊपर देखा था एक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, 2 जगह पे क्वालिफिकेशन लिखी गई है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, एक तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, एक आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। राज्यसभा के लिए क्या चाहिए, राज्यसभा के लिए ये लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहली चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो भी मेंबर होगा, ही और शी, मतलब जो भी मेंबर होगा वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। दूसरी बात, ही और शी मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब टू एन ओथ और एफर्मेशन, उन्हें ओथ एंड एफर्मेशन लेनी होगी बिफोर पर्सन ऑथराइज, किसी ऐसे पर्सन जिसको अथॉरिटी दे रखी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फॉर दिस पर्पस, तो उसके सामने उस इंसान को ओथ और एफर्मेशन लेना होगा, ओथ लेनी होगी। ठीक है, उसके अलावा राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आपकी एज 30 साल से ज़्यादा ही होनी चाहिए, 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ, ही और शी मस्ट नॉट बी लेस देन 30 ईयर्स, जो एज है वो 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ही और शी मस्ट पोजेस अदर क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड बाय दी पार्लियामेंट, ये अदर क्वालिफिकेशन का मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट से रिलेटेड है, इसमें क्या लिखा गया है। तो देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 3 चीज़ बोली हैं या 4 चीज़ बोली। पहले सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ओथ और एफर्मेशन जो है वो ECI के सामने या उस अथॉरिटी के सामने होना चाहिए। इसके अलावा एज जो है वो नॉट लेस देन 38, मतलब 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 30 साल से ज़्यादा का मेंबर ही राज्यसभा का, 30 साल से ज़्यादा की एज का ही इंसान राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। और जो सारी क्वालिफिकेशन दे रखी है पार्लियामेंट के द्वारा, अब पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसके अकॉर्डिंग जो है कुछ अदर क्वालिफिकेशन भी दे रखी है, यहाँ पे कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन दे रखी है। पहली, कैंडिडेट जो है वो कैन बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टोरल फॉर अ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एनी स्टेट, राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए आपको बस रजिस्टर होना चाहिए एज एन इलेक्टर, वो भी किसी भी स्टेट में हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, आप किसी भी स्टेट में हो। तो यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट कैन बी रजिस्टर्ड एज एन इलेक्टर, लेकिन वो रजिस्टर एज एन इलेक्टर होना चाहिए, वो भी किसी भी स्टेट ऑफ इंडिया में। इसके अलावा इफ ही और सी वांट्स टू कंटेस्ट अ सीट रिजर्व, ही और शी मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। देखिए, हमारे यहाँ पे जो है ना कुछ सीटें रिजर्व भी रहती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। अगर कोई इंसान XYZ ABC कोई भी इंसान अगर रिजर्व सीट से इलेक्शन लड़ना चाहता है, इलेक्शन जो है वो स्पेसिफिकली रिजर्व सीट के लिए लड़ रहा है, तो उस इंसान का भी शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप ना तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे इसी सीट में इलेक्शन लड़ना है, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई ऐसी सीट में के लिए इलेक्शन फाइट करना है जो कि सीट रिजर्व्ड है स्पेसिफिकली फॉर मेंबर्स ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, तो आपको भी यू मस्ट बी अ मेंबर, तो आपको भी उसी ये शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का मेंबर होना पड़ेगा। ये लिखा गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, ये 2 चीज़ें हैं। अब देखिए, ये हमने पढ़ा राज्यसभा का। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा के लिए क्या दे रखा है। लोकसभा के लिए भी अगर आपको मेंबर बनना है तो 2 जगह पे बताया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन में और एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसे ओथ और एफर्मेशन बिफोर द ऐसी अथॉरिटी के सामने होना चाहिए बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। उसके अलावा एज जो है इसमें बोल दी गई है कि 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब कि लोकसभा के लिए 25 साल से ज़्यादा एज चाहिए। उसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन जो कि पार्लियामेंट में दे दी गई है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में क्या कहा गया है, इसमें भी 2 चीज़ें कही गई हैं। पहली चीज़, वो रजिस्टर होना चाहिए एज एन इलेक्टर, वो भी कहाँ पे, फ्रॉम विच ही और शी इज कंटेस्टिंग एन इलेक्शन, उसी स्टेट से या उसी जगह से जहाँ पे वो इलेक्शन फाइट कर रहे हैं, वहीं से उनका नाम जो है रजिस्टर एज एन इलेक्टर होना चाहिए, ये कहा गया। देखो, राज्यसभा और लोकसभा में डिफरेंस ये है, राज्यसभा में बोला गया है कि एनी स्टेट ऑफ अ कंट्री, किसी भी स्टेट के देश के, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने स्टेट क्यों नहीं, किसी भी स्टेट ऑफ द कंट्री में 28 स्टेट है ना, उसमें अगर आप इलेक्टोरल किसी भी स्टेट में हो तो आप राज्यसभा के लिए एलिजिबल हो। लेकिन यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बोला गया है कि
रजिस्टर एज एन इलेक्टोरल फ्रॉम विच ही और शी इज कंटेस्टिंग एन इलेक्शन। आप जिस सीट के लिए इलेक्शन में आए हैं, जिस सीट के लिए आप फाइट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपका नाम होना चाहिए, वहाँ से आप इलेक्टर होने चाहिए। इसके अलावा ये सिंपल जो ऊपर कहा गया था कि अगर कोई सीट रिजर्व है और वहाँ से आप कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, तो आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का मेंबर होना होगा अगर आप किसी सीट रिजर्व्ड, अगर आप किसी रिजर्व सीट से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं तो ये है आर्टिकल 84। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 बात करता है स्पेसिफिकली सेशंस ऑफ पार्लियामेंट के बारे में और प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन। यहाँ पे हम देखेंगे कि सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, कितने टाइप के सेशंस होते हैं, कितने टाइप के सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में। देखिए, A session of parliament is a period during which the House of Parliament convene to conduct parliamentary business. Session of parliament का ये मतलब है, ये एक इस प्रकार का टाइम पीरियड होता है जिसमें पार्लियामेंट का बिजनेस कंडक्ट किया जाता है। पार्लियामेंट में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी एक्शन, जो भी चीज़ें होंगी, उसका बिजनेस इस पर्टिकुलर सेशन ऑफ पार्लियामेंट में होता है। ये एक प्रकार से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डिबेट्स के लिए, डिस्कशन के लिए और इनेक्शन ऑफ द लॉस के लिए। देखिए, सेशंस जो है ना वो दो प्रकार से गवर्न हो सकते हैं। पहला, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है, दूसरा रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, सेशंस जो है वो दो प्रकार से गवर्न होते हैं। एक तो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दे रखा है और एक इसमें क्या दे रखा है। आर्टिकल 85 में क्या बोला गया है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए सेशन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 85 में सिंपली ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट शेल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस। प्रेसिडेंट जो है वो टाइम टू टाइम में ईच हाउस, हर एक हाउस को समन मतलब एक साथ बुलाएंगे। समन का मतलब होता है कि दोनों हाउसेस को एक साथ बुलाना, समन करना। जो मैक्सिमम गैप बिटवीन टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी मोर देन 6 मंथ। एक मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस, एक सेशन और दूसरे सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसका सिंपल मतलब यह है कि साल में 2 सेशन तो होने ही चाहिए। पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर। पार्लियामेंट जो है ना, हमारी लोकसभा और राज्यसभा, उन्हें एटलीस्ट साल में 2 बार तो अपने सेशन में मिलना ही होगा, बैठना ही होगा। पार्लियामेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोरोग फॉर्मल एंडिंग ऑफ अ सेशन ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये सारे टर्म्स हम अभी आगे देखेंगे कि क्या होता है प्रोलोग, क्या होता है डिसोल्यूशन। प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय पर वो प्रोलोग भी करेंगे। प्रोलोग का मतलब होता है फॉर्मल एंडिंग ऑफ अ सेशन, एक सेशन की एंड होने का। ये वो जो जिम्मेदारी है वो प्रेसिडेंट को दे रखी है। डिसॉल्व द हाउस ऑफ पीपल, दैट इज लोकसभा। और डिसोल्यूशन की ताकत भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन से प्रेसिडेंट को मिली हुई है। तो आर्टिकल 85 सिंपली ये बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो टाइम टू टाइम दोनों हाउसेस को समन करेंगे। इसके अलावा 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। इसका सिंपली मतलब ये है कि पार्लियामेंट में एटलीस्ट 2 सेशन तो होने ही चाहिए। प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो हाउस को प्रोलोग कर सकते हैं और प्रेसिडेंट के पास ही पावर है कि वो हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है। अब कुछ ऐसी सेशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं दे रखा है, लेकिन कन्वेंशन बन चुका है। ये पहले से होते हुए आ रहे हैं और किसी ने इनको मना भी नहीं किया हुआ है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से होती हुई आ रही हैं और किसी ने इस पर अपनी आपत्ति भी नहीं दिखाई है, तो इसलिए इनको हमने एक प्रकार से सहमति दे दी है। तो बाय कन्वेंशन जो है ना, वो सेशन 3 प्रकार के होते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है BMW। ठीक है, पहला सेशन है वो है आपका बजट, दूसरा मॉनसून, तीसरा विंटर सेशन। तो ये जो 3 सेशन है इनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बात नहीं की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशन के थ्रू बने हुए हैं। बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। बजट सेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, देखिए क्या दिख रहा है, इसके नाम में ही बजट आ रहा है। बजट सेशन जो है ना, ये लॉन्गेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होता है पार्लियामेंट का। इस पर्टिकुलर सेशन में ये फोकस किया जाता है बजट के ऊपर। प्राइमरी फोकस ऑफ द बजट सेशन होता है प्रेजेंटेशन करना, डिस्कशन करना और पास करना यूनियन बजट को। तो यही इसका मेन फोकस होता है। जनरली जो इसका टाइम पीरियड है वो फरवरी से लेके मई तक होता है। तो फेब से लेके मई तक का जो टाइम पीरियड है वो बजट सेशन का होता है। अब दूसरा सेशन जो है वो है मॉनसून सेशन। इसका नाम मॉनसून इसलिए रखा है क्योंकि ये जुलाई से सितंबर में होता है और इसी टाइम पे हमारे इंडिया में मॉनसून भी आती है। तो जनरली इट इज हेल्ड फ्रॉम जुलाई टू सितंबर, जो कि कोइंसाइड करती है मॉनसून सेशन से, मॉनसून सीजन से, जो कि एक प्रकार से सीजनल रेन्स होती है इंडिया के अंदर। इसका जो प्राइमरी फोकस होता है वो मॉनसून सेशन का क्या होता है, प्राइमरी फोकस ऑफ मॉनसून सेशन जो होता है ना, वो होता है टू कंडक्ट legislative business including the passes of bills, discussion on important national issues and scrutiny of government policies। इसमें यहाँ पे कुछ ऐसा पर्टिकुलर फोकस नहीं है जैसे कि बजट में हम लोग यूनियन बजट के ऊपर बात करते हैं, लेकिन मॉनसून सेशन जो है इसमें मेनली जो है, इसमें जो भी बिल आएंगे, जो भी सेशंस होंगे, बिल होंगे, डिस्कशन होंगे, उस पर इंपॉर्टेंट होगा, वो किसी की भी हो सकता है, वो नेशनल इंपॉर्टेंस की, स्क्रूटनी ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब चीज़ें, कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई फोकस नहीं है। अब देखिए जो तीसरा सेशन है वो है विंटर सेशन। इसका टाइम पीरियड नवंबर से लेकर दिसंबर तक होता है। इसमें क्या होता है ना, इसमें भी सिंपली लेजिस्लेटिव बिजनेस के ऊपर ही बात होती है, बिल्स कैसे होंगे, डिस्कशन इंपॉर्टेंट, वही सारे के सारे नेशनल इश्यूज, ये सारी चीज़ें विंटर सेशन में होती है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये 3 जो सेशन है, बजट, मॉनसून और विंटर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दे रखे हैं, ये बाय कन्वेंशन बने। कन्वेंशन का मतलब होता है एक प्रकार का अ ट्रेडिशनल वे ऑफ बिहेविंग और ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब
बहुत पहले से ये चीज़ें होती हुई आ रही है और किसी ने ना मना नहीं किया हुआ है, किसी ने इस पर आपत्ति नहीं दिखाई है, तो इसलिए एक प्रकार से ट्रेडिशन बन चुका है अब कि ये होगा ही होगा। तो ये है बाय कन्वेंशन। इसके बाद हम देखेंगे, देखिए व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सेशंस। सेशन में क्या चीज़ें होती हैं? सेशन में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी मीटिंग होती है, एक होती है आपकी सिटिंग्स। अब जो ये मीटिंग है ना, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी मीटिंग्स। जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, इसमें एक प्रकार से मीटिंग ही होती है हाउस की, लोग प्रोसीजर यूज ड्यूरिंग सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। अब जो ये मीटिंग और सिटिंग्स होती है, इसमें किस प्रकार का प्रोसीजर यूज होता है? तो प्रोसीजर यूज ड्यूरिंग सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ पे कुछ इस प्रकार की चीज़ें दे रखी हैं, जिसमें कि समनिंग, एडजॉर्नमेंट साइन डाई, प्रोरोगेशन, रिसेस, डिसोल्यूशन, कोरम, लेम डक सेशन और लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट। ये सारी चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, हम इन्हीं चीज़ों को अब देखेंगे, ये सारे हेडिंग्स को। समनिंग का मतलब क्या होता है? हमने देखा था कि प्रेसिडेंट है, उनके पास पावर है समन करने की, तो समनिंग का मतलब होता है, ये पहली चीज तो ये प्रेसिडेंट के थ्रू ही होगी। इट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट कमिटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। सिंपली समनिंग का जो मतलब होता है, ये होता है फॉर्मल प्रोसेस ऑफ कॉलिंग ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज, लोकसभा एंड ऑफ राज्यसभा, टू मीट फॉर अ सेशन। प्रेसिडेंट जो है जब वो समन करते हैं, इसका मतलब है वो दोनों हाउसेस को बुलाते हैं, लोकसभा राज्यसभा, फॉर अ सेशन, किसी एक पर्टिकुलर सेशन के लिए। और इसकी जो भी ये होता है ना, इसकी रिकमेंडेशन जाती है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स के बाद। जब ये कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी, उसके बाद समनिंग होगी। तो क्या है? बाई प्रेसिडेंट ही हैज़ टू डू सो, ही हैज़ टू डू दिस बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इसके बाद होता है एडजॉर्नमेंट। देखिए एडजॉर्नमेंट का क्या मतलब होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, देखो लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो उन्हें स्पीकर कहा जाता है, राज्यसभा के चेयरमैन कहा जाता है। तो ये एडजॉर्नमेंट की पावर जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास है। टर्म एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है सस्पेंड कर देना काम को, सस्पेंड कर देना किसी एक पर्टिकुलर सिटिंग को फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। एडजॉर्नमेंट का सिंपल मतलब है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब यहाँ पे टाइम जो समय है ना वो पहले से पता होता है कि आधे घंटे के लिए मीटिंग को एंड कर दो, एंड भी नहीं कर दो, मीटिंग को सस्पेंड कर दो, बंद कर दो। तो ये सारी चीज़ें एडजॉर्नमेंट में, पहली चीज़ टाइम डिफाइंड होता है, दूसरी चीज़ ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर के थ्रू ही होती है, इसमें टाइम डिफाइंड होता है, ये जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होती है, और ये सिर्फ एक सिटिंग को सस्पेंड करती है, और ये आवर्स की हो सकती है, डेज की हो सकती है, और वीक्स की हो सकती है। मान लीजिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि हम 2 घंटे के बाद अब मीटिंग होगी, या फिर 2 दिन के बाद, या फिर 2 वीक्स के बाद, तो यहाँ पे टाइम जो है वो डिफाइंड होता है। अब इसी के बाद आता है एडजॉर्नमेंट साइन डाई। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है ये भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर के थ्रू होता है, जो कि स्पीकर और चेयरमैन होते हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये जो है ना, इसमें टाइम डिफाइंड नहीं होता है। एडजॉर्नमेंट साइन डाई मींस टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट फॉर एन इनडिफाइनाइट पीरियड। यहाँ पे इनडिफाइनाइट पीरियड का मतलब है समय सीमा निर्धारित नहीं है। वहाँ तो लिखा था 2 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, या फिर 2 वीक्स के लिए, या फिर कुछ भी, लेकिन एडजॉर्नमेंट साइन डाई में कोई भी एक डिफाइनाइट टाइम नहीं होता है। क्या होता है? व्हेन द हाउस इज एडजॉर्न विदाउट नेमिंग अ डे फॉर रीअसेंबली, इट इज कॉल्ड एडजॉर्नमेंट साइन डाई। सिंपली आप हाउस को एडजॉइन कर देते हैं और कोई भी आपने दिन या कोई भी आपने समय नहीं डिसाइड किया होता, तो वो एडजॉर्नमेंट साइन डाई के अंदर आता है। इसके बाद एक और टर्म आती है, वो है प्रोरोगेशन। प्रोरोगेशन का क्या मतलब है? प्रोरोगेशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होता है। देखिए एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट साइन डाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर करता है, ध्यान देना। इसके अलावा समनिंग प्रेसिडेंट के थ्रू होती है, और प्रोरोगेशन प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के थ्रू होती है। प्रोरोगेशन का सिंपल मतलब है फॉर्मल एंडिंग ऑफ अ सेशन। मान लिया जाए, देखो हमने देखा था कि 3 टाइप के BMW, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तो ये जब बजट सेशन को एंड करना होगा ना, तो राष्ट्रपति जो है वो प्रोरोगेशन लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया फॉर्मल एंडिंग ऑफ अ हाउस, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मल एंडिंग ऑफ अ सेशन। तो एक पर्टिकुलर सेशन का एंड हो जाना, यहाँ पे ये बजट सेशन एंड हो चुका है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट प्रोरोगेशन लेके आएंगे ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो एक बार हम एडजॉर्नमेंट और प्रोरोगेशन के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। एडजॉर्नमेंट में एक सिटिंग एंड होती है, ये जो है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के थ्रू होता है, जो कि लोकसभा का स्पीकर होता है और राज्यसभा का चेयरमैन होता है। ये जो है ये कोई बिल पे इफेक्ट नहीं करता, डज नॉट इफेक्ट द बिल और अदर बिजनेस पेंडिंग। कोई भी अगर बिजनेस पेंडिंग है या बिल है तो वो उस पर कोई भी इसका असर नहीं होता है। प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है? प्रोरोगेशन का मतलब होता है एक सेशन ही एंड हो गया है, ये प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। डज नॉट अफेक्ट द बिल्स, ये भी बिल को कोई इफेक्ट नहीं करता है। ऑल पेंडिंग नोटिसेस लैप्स ऑन प्रोरोगेशन, लेकिन जो नोटिसेस है ना वो सारे के सारे लैप्स हो जाते हैं प्रोरोगेशन के समय पर। तो प्रोरोगेशन के समय पे जो ये नोटिसेस हैं ये लैप्स हो जाएंगे। तो ये है आपका प्रोरोगेशन ऑफ और एडजॉर्नमेंट के बीच में डिफरेंस। इसके बाद जो टर्म आती है वो आती है रिसेस। रिसेस का मतलब है ये एक ऐसा पीरियड होता है बिटवीन प्रोरोगेशन एंड इट्स रीअसेंबली। 3 प्रकार के सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। मान लिया जाए बजट सेशन जो है ये 10 मई को एंड हुआ है, अब मॉनसून सेशन स्टार्ट होता है, मान लेते हैं, हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहे हैं 1 जुलाई से। तो ये मई और जून का जो ये गैप हुआ है ना, इस वाले टर्म को हम, इस वाला जो ये पूरा ये गैप हुआ है, इसको हम बोलेंगे रिसेस। तो रिसेस क्या है? एक सेशन के एंड होने के बाद और दूसरे सेशन के एंड होने
का जो बीच में टाइम पीरियड है उसे हम लोग रिसेस बोलते हैं. द टाइम पीरियड बिटवीन द प्रोरोगेशन एंड इट्स रीअसेंबली इज कॉल्ड रिसेस. दिस टाइम गैप बिटवीन द टू कंजिक्यूटिव सेशन. बस ये लिखा हुआ है इसमें. इसके बाद जो टर्म आती है वो आती है डिसोल्यूशन. डिसोल्यूशन जो होता है, डिसोल्यूशन, डिसॉल्व हो जाना, इसमें पूरा हाउस ही टर्मिनेट हो जाता है. फॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द लोअर हाउस. देखो डिसोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस का होगा, मतलब लोकसभा का होगा, क्योंकि राज्यसभा जो है वो कंटिन्यूस चैम्बर है. हमने ऊपर देखा था राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है. डिसॉल्व का मतलब होता है पूरी तरह से हाउस जो है वो एंड हो चुका है. तो डिसोल्यूशन का मतलब टर्मिनेशन ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज लोकसभा. ये एंड कर देता है वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस. अ न्यू हाउस इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड. अब जब एक हाउस, ये मेनली क्या होता है, जब 5 साल हो जाएंगे, आपका टर्म खत्म हो जाएगा किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का, उसके बाद हाउस एंड हो जाएगा. फिर एक नए इलेक्शन होंगे और नए इलेक्शन के बाद तो जब वो नई असेंबली बैठेगी तो नए इलेक्शन जब होंगे उससे पहले हाउस को डिसॉल्व कर दिया जाता है. राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस है, तो वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है. देखिए डिसोल्यूशन 2 प्रकार से हो सकता है. एक तो ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन, ऑटोमेटिक खुद ब खुद हो जाना. इसका मतलब है 5 साल का टर्म पीरियड खत्म हो गया है किसी भी गवर्नमेंट का, तो हम कहें तो उसके बाद जो वो हाउस है वो डिसॉल्व हो जाएगा. या फिर डिसोल्यूशन बाय प्रेसिडेंट. 5 साल से पहले या 5 साल, इसमें क्या होता है ना, डिसोल्यूशन बाय प्रेसिडेंट का मतलब है इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स नॉर्मल टर्म. वैसे तो 5 साल का टर्म दे रखा है, नॉर्मल टर्म है, लेकिन इससे पहले भी हो सकता है. अगर कभी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया या कुछ ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट नहीं बच पाई, गवर्नमेंट जो है वो गिर गई, तो यहाँ पे इवन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स नॉर्मल टर्म भी यहाँ पे डिसोल्यूशन लेके आया जा सकता है. फिर आपके बिल्स होते हैं. देखिए अब डिसोल्यूशन के टाइम पे कौन से बिल रहेंगे और कौन से बिल नहीं रहेंगे. बिल दैट लैप्स, बिल जो लैप्स हो जाएंगे, बिल जो लैप्स नहीं होंगे. बिल दैट लैप्स का मतलब, अब देखिए अब कौन कौन से बिल जो है वो पूरी तरह से लैप्स हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे. बिल पेंडिंग इन लोकसभा, जो भी बिल लोकसभा में पेंडिंग है वो सारे बिल एंड हो जाएंगे. वेदर चाहे वो ओरिजिनेट हुए हों लोकसभा पे, चाहे वो राज्यसभा के थ्रू लोकसभा में गए हों, लेकिन अगर बिल लोकसभा में पेंडिंग है तो वो एंड हो जाएगा. इसके अलावा बिल पास बाय लोकसभा, बिल जो है वो पास हो चुका है लोकसभा के द्वारा, लेकिन वो अपनी असेंट लेने के लिए राज्यसभा में है. तो सिंपल मतलब यह है कि डिसोल्यूशन के टाइम पे जो भी बिल लोकसभा में रखे, जो भी बिल लोकसभा में पेंडिंग है, या फिर जो भी बिल लोकसभा से पास हो गए हैं और राज्यसभा में पेंडिंग है, वो सारे बिल लैप्स हो जाएंगे. अब कौन कौन से बिल लैप्स नहीं होंगे. देखिए पहली चीज, वो बिल लैप्स नहीं होंगे जो कि पास नहीं हो रखे हैं बाय बोथ द हाउसेस. अब बिल नॉट पास बाय 2 हाउसेस ड्यू टू डिसएग्रीमेंट, बिल के बीच में डिसएग्रीमेंट आ चुका है और वो जॉइंट सिटिंग के लिए रुका हुआ है, तो इसीलिए वो वाला बिल लैप्स नहीं होगा. अब बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास बाय लोकसभा, ऐसा बिल जो कि राज्यसभा में रुका हुआ है लेकिन अभी वो लोकसभा के थ्रू पास नहीं हुआ है, ये बिल भी लैप्स नहीं होगा. अब बिल पास बाय बोथ हाउसेज, ऐसा बिल जो कि दोनों हाउसेज के थ्रू पास हो चुका है और अपनी एसेंट लेने के लिए प्रेसिडेंट के पास रुका हुआ है, ये बिल भी लैप्स नहीं होगा. अब बिल पास बाय बोथ हाउसेज बट रिटर्न बाय प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन, ऐसा बिल जो कि पास तो दोनों के थ्रू हो चुका था लेकिन वो प्रेसिडेंट ने उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया, वो वाला बिल भी पास, वो वाला बिल जो है वो भी लैप्स नहीं होगा. तो कौन कौन से बिल लैप्स होंगे जब डिसोल्यूशन होगा. पहला जो कि लोकसभा में पेंडिंग है वो बिल लैप्स हो जाएगा, लोकसभा से पास हो चुका है लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है वो भी लैप्स हो जाएगा. बिल जो लैप्स नहीं होगा, पहली चीज जो कि जॉइंट सिटिंग के लिए रुका हुआ है वाला बिल लैप्स नहीं होगा. ठीक है. उसके अलावा अ बिल पेंडिंग इन राज्यसभा बट नॉट पास बाय लोकसभा, ऐसा बिल जो कि राज्यसभा से पास हो चुका है लेकिन लोकसभा में अभी वो पास नहीं हुआ है, वो बिल भी लैप्स नहीं होगा. अ बिल पास बाय बोथ हाउसेस, ऐसा बिल जो कि दोनों हाउसेस से पास हो चुका है और वो एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए रुका हुआ है, वो प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए रुका हुआ है, वाला बिल भी लैप्स नहीं होगा. और अ बिल पास बाय बोथ हाउसेस बट रिटर्न फॉर प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन, ऐसा बिल जो कि दोनों हाउसेस के थ्रू पास हो चुका है और वो रिकंसिडरेशन के लिए फिर से हाउसेस में आ गया है, वो बिल भी लैप्स नहीं होगा. तो ये आपको पता होना चाहिए कौन से बिल लैप्स होंगे, कौन से बिल लैप्स नहीं होंगे. कोरम जो है ना, कोरम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. कोरम का मतलब कि मिनिमम इतने लोग तो होने ही चाहिए किसी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए. द टर्म कोरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ पीपल जो कि रिक्वायर होते हैं, प्रेजेंट होने चाहिए हाउस के सामने, जिससे हाउस अपना बिजनेस कर सके. तो वो कोरम के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर, 1/10 मान लिया जाए. अगर हमारे लोकसभा जो है उसमें 550 टोटल लोग हैं, तो इसका 1/10 का ये मतलब है कि मिनिमम 55 लोग तो होने ही चाहिए. अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है, मीटिंग के अंदर कोई भी आपको काम करना है आपकी लोकसभा के अंदर, तो मिनिमम 55 लोग होने चाहिए. तो लोकसभा के लिए जो कोरम है मिनिमम लोग होने चाहिए वो 55 है और राज्यसभा के लिए जो है वो 25 लोग हैं. तो ये है. और नो कोरम, अगर मान लिया जाए लोकसभा में सिर्फ 50 लोग आए और राज्यसभा में सिर्फ 20 लोग आए गए, तो इसमें क्या होगा, इस समय हो जाएगा नो कोरम, मतलब कोरम ही कंप्लीट नहीं हो पाया. तो यहाँ पे ये ड्यूटी हो जाएगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कि वो हाउस को एडजॉइन कर दे या फिर सस्पेंड कर दे उस मीटिंग को. जब तक मिनिमम 55 लोग नहीं आएंगे तब तक मीटिंग नहीं हो पाएगी. अगर कभी इससे कम आ जाते हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी है
किसकी ड्यूटी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो हाउस को एडजॉइन कर दे या फिर सस्पेंड कर दे। अब देखिए इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट टर्म है, एक तो है लेम डक सेशन और एक है लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट। लेम डक सेशन का क्या मतलब है, लास्ट सेशन ऑफ द प्रिसाइडिंग लोकसभा आफ्टर अ न्यू लोकसभा हैज बीन इलेक्टेड। देखिए एक लोकसभा पहले थी, एक लोकसभा अब न्यू आ चुकी है, तो ये जो पहली लोकसभा थी मान लिया जाए इसमें ABCDE नाम के 5 लोग थे। अब जो ये नई लोकसभा, ये ओल्ड लोकसभा है, ठीक है, ये जो न्यू लोकसभा आई है इसमें जो है इसमें सिर्फ ABC जो है यही इलेक्ट हो पाए और ये जो D और E हैं ये दो आदमी जो हैं, ये जो दो पहले मेंबर थे लोकसभा के, अब वो नई लोकसभा में इलेक्ट नहीं हो पाए, किसी वजह से वो अपनी सीट से हार गए। तो ये D और E जो है ना, इनको बोलते हैं लेम डक्स। मतलब ये पहले वाली लोकसभा के मेंबर थे लेकिन ये अब नई लोकसभा में नहीं आ पाए, तो अब ये मेंबर भी नहीं रहे, अब इनके पास कोई ड्यूटी भी नहीं रही, तो इनको हम लेम डक बोलते हैं। लास्ट सेशन ऑफ द प्रिसाइडिंग लोकसभा आफ्टर अ न्यू लोकसभा हैज बीन इलेक्टेड, दोज मेंबर, ऐसे मेंबर जो कि हु कुड नॉट गेट री इलेक्टेड, ऐसे मेंबर जो कि री इलेक्ट नहीं हो पाए हैं न्यू लोकसभा में, उनको लेम डक्स बोला जाता है। देखो ओल्ड लोकसभा में हमने देखा कि 5 लोग थे, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, A भी था, B भी था, C भी है, D भी और E भी है। अब जो नई लोकसभा आई ना उसमें सिर्फ A, B और C जो है यही अपनी सीट से जीत पाए, D और E जो है ये हार गए अपनी सीट से, तो ये इलेक्ट भी नहीं हो पाए, तो इनको लेम डक्स बोला जाता है। ये बस एक टर्म है जो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब है लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट, किस प्रकार की लैंग्वेज यूज होती है पार्लियामेंट में। वैसे तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लैंग्वेज के बारे में बोला है, एक हिंदी और एक इंग्लिश, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उस हाउस जो भी हाउस है उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा वो उससे मेंबर जो है उनसे आज्ञा ले सकते हैं अगर उन्हें अपनी मदर टंग में कोई चीज़ बोलनी है, अगर उन्हें अपनी मदर टंग में एड्रेस करना है तो उन्हें प्रिसाइडिंग ऑफिसर से पहले अनुमति लेनी होगी। ये लिखा है लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट के बारे में। अब देखिए ये हमने पूरा पढ़ा कि कितने प्रकार के सेशंस होते हैं और क्या क्या प्रोसीजर यूज होता है सेशन के दौरान। सेशन के दौरान इतने प्रकार के प्रोसीजर यूज होते हैं, जिसमें हमने देखा था क्या क्या है। इसमें है आपका समनिंग, एडजॉइनमेंट साइन डाई, प्रोरोगेशन, रिसेस, डिसोल्यूशन, कोरम, लेम डक सेशन और लैंग्वेज इन द पार्लियामेंट। अब हम जो नेक्स्ट चीज़ देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं क्या क्या डिवाइसेज यूज होती हैं, कैसे एक मीटिंग में काम होता है, क्या क्या एक मीटिंग में काम हो सकता है, किस प्रकार से एक मीटिंग में काम होता है। देखिए क्या डिवाइसेस यूज होती हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में। डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग ये किस लिए यूज होती हैं ताकि जो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस है, जो कि कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द लेजिस्लेचर है, उसको अच्छे से फैसिलिटेट किया जा सके। दीज डिवाइसेस आर एसेंशियल, ये डिवाइसेस बहुत एसेंशियल होती हैं फॉर द एफिशिएंट एंड ऑर्डरली फंक्शनिंग ऑफ द पार्लियामेंट, ताकि जो एफिशिएंट और ऑर्डरली फंक्शन हो सके पार्लियामेंट का। देखिए अब इसमें कुछ प्रकार की डिवाइसेस है। पहली है क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर क्या होता है? क्वेश्चन आर इज अ शेड्यूल पीरियड वेयर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन आर ये खुद ही यहाँ पे क्वेश्चन आर, ऐसा आर जिसमें सवाल पूछे जाएंगे। क्वेश्चन आर एक प्रकार का शेड्यूल पीरियड होता है जिसमें मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जिन्हें हम MP बोलते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सवाल पूछ सकें। किससे? मिनिस्टर से, जो भी लोग पावर में है, जो भी लोगों ने गवर्नमेंट बनाई है, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं किस रिगार्डिंग की, जो भी पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड मैटर्स है उनसे ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री सेशन। अब ये क्या होता है ना, फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग इन बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा, इसको हम लोग क्वेश्चन आवर बोलते हैं। पहला आवर, फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग ऑफ लोकसभा और एंड राज्यसभा, इसको क्वेश्चन आवर बोला जाता है। इसमें कितने प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं? इसमें 3 प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला है स्टार्ट क्वेश्चन, इसके अलावा अनस्टार्ट क्वेश्चन, फिर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। जो फर्स्ट ये प्रकार का सवाल होता है इसमें ओरल सवाल पूछे जाते हैं, मतलब मौखिक सवाल पूछे जाते हैं, और इसमें सप्लीमेंट्री उस जो भी सवाल पूछे गए या जो भी उन्होंने आंसर दिए उसके उन पे भी दोबारा सवाल पूछे जा सकते हैं। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं और ये प्रिंट होते हैं ग्रीन रंग के एक पेपर में, तो दे आर प्रिंटेड इन ग्रीन कलर, तो ग्रीन रंग का पेपर होगा उसमें ये प्रिंट होते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चन जो होता है ये इनके लिए रिटन आंसर की आवश्यकता होती है। इसमें ओरल आंसर, इसमें मौखिक आंसर नहीं दिए जाएंगे, इसमें आपको लिख के अपना आंसर देना पड़ेगा और इस पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। इसके बाद अगर किसी मेंबर ने, MP ने किसी मिनिस्टर से रिटन में अपना जवाब मांगा है तो उस पर फिर वो दोबारा सवाल नहीं पूछ सकता। ये जो होते हैं ये व्हाइट रंग के पेपर में प्रिंट किए जाते हैं। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए एक नोटिस देना पड़ता है, ठीक है, और वो नोटिस जो होता है वो ऑफ लेस देन 10 डेज, 10 दिन से कम 10 दिन के अंदर आपको नोटिस देना पड़ेगा। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 डेज। इसके अलावा ये भी ओरली आंसर किए जाते हैं और ये पिंक रंग के पेपर में प्रिंट होते हैं। तो ये है आपके 3 प्रकार के क्वेश्चन। अब देखिए एक और होता है, वो है 0 आवर। ये क्वेश्चन आर के बाद डायरेक्टली स्टार्ट हो जाता है, स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर। रेजेस मैटर विदाउट प्रायर नोटिस, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें कोई भी प्रायर नोटिस नहीं दिया जाता है और वैसे ही सारे के सारे मैटर्स को रेज किया जाता है। ये इंडियन इनोवेशन है, और ये कहीं भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में नहीं लिखा गया है। ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है और ये इंडिया ने खुद ही इनोवेट किया हुआ है, किसी भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर में इसको डिफाइंड इसके बारे में नहीं लिखा गया है।
अब देखिए, अब हम पढ़ने वाले मोशंस। मोशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मोशन आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं और कैसे होते हैं। देखिए, मोशन का क्या मतलब होता है? मोशन का मतलब होता है फॉर्मल प्रपोजल मेड बाय अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर टू इनिशिएट डिस्कशन ऑन मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस। अगर किसी मेंबर को किसी एक पर्टिकुलर डिस्कशन को स्टार्ट करना है वो रिगार्डिंग जर्नल पब्लिक इंपॉर्टेंस, तो उन्हें मोशन लेके आना पड़ता है, उन्हें एक फॉर्मल प्रपोजल लेके आना पड़ता है कि मुझे इस पे बात करनी है। तो इसीलिए मोशन जो है वो डिफरेंट प्रकार के होते हैं, जैसे कि सब्सटेंटिव मोशन, सब्सटीट्यूट मोशन, सब्सिडरी मोशन, क्लोजर मोशन, प्रिविलेज मोशन, कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजॉइनमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेंसर मोशन। इसी प्रकार से बहुत अलग अलग प्रकार के मोशंस होते हैं। अब हम यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। देखिए, मोशन जो है ना वो मिनिस्टर के द्वारा या किसी प्राइवेट मेंबर के द्वारा लेके आए जा सकते हैं। मिनिस्टर मतलब जो इंसान जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट का पार्ट है वो, और प्राइवेट मेंबर मतलब कि जो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, जो ऑपोजिशन का पार्ट है, जो सिंपली एक एमपी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मोशन। पहला है सब्सटेंटिव मोशन। सब्सटेंटिव मोशन जो होता है ना वो एक प्रकार से सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट प्रपोजल होता है। ये सेल्फ कंटेंट, ये अपने में ही इंडिपेंडेंट प्रपोजल होता है। इसके लिए कुछ ऐसा सब्सटीट्यूट या सब्सिडरी मोशन लेके आने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है, इसमें इंपॉर्टेंस मैटर आते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैटर आते हैं। एग्जाम्पल, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर किसी मेंबर को लगता है कि प्रेसिडेंट ने वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है, तो वो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट लेके आना चाहता है, तो वो सब्सटेंटिव मोशन के अंदर ही लेके आएगा। इसके अलावा आता है सब्सटीट्यूट मोशन। सब्सटीट्यूट का मतलब होता है सब्सटीट्यूट कर देना, मतलब एक चीज़ हट गई है उसके बदले दूसरी चीज़ आ गई है। तो सब्सटीट्यूट मोशन अगर आप लेके आएंगे, अगर कोई भी मेंबर लेके आएगा, तो ये किसी ना किसी ओरिजिनल मोशन के बिहाफ पे आता है। लेकिन अगर सब्सटीट्यूट मोशन एक्सेप्ट हो जाएगा तो फिर ओरिजिनल मोशन को हटा के इसी वाले मोशन पे बात हो जाएगी। क्या होगी? मूव्ड इन सब्सटीट्यूशन ऑफ एन ओरिजिनल मोशन इफ एडॉप्टेड। अगर ये सब्सटीट्यूट मोशन अडॉप्ट हो गया तो ये सुपरसीड कर देता है ओरिजिनल मोशन को। जो ओरिजिनल मोशन लाया गया है वो हट जाएगा, फिर इसी सब्सटीट्यूट मोशन के ऊपर बात होगी। फिर तीसरा टाइप का मोशन है वो है सब्सिडरी मोशन। सब्सिडरी मोशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है इसका अकेले में कोई वजूद नहीं है, ये किसी ना किसी ओरिजिनल मोशन के बिहाफ में आएगा और ये दोनों पे ही बात होगी। क्या लिखा हुआ है? मोशन विच इन इटसेल्फ हैज नो मीनिंग। इस पे खुद पे इसकी कोई मीनिंग नहीं है। एंड कैन नॉट स्टेट द डिसीजन ऑफ द हाउस विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनल मोशन। तो जब भी सब्सिडरी मोशन आएगा तो ओरिजिनल मोशन भी होगा, उसमें ओरिजिनल मोशन के रिगार्डिंग ही बात होगी, क्योंकि सब्सिडरी मोशन का अकेले में कोई वजूद नहीं है, वो इटसेल्फ उसकी कोई मीनिंग ही नहीं है और इसीलिए इसमें रेफरेंस लेना ही पड़ता है ओरिजिनल मोशन का। क्लोजर मोशन का मतलब होता है टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डिबेट हो रहा है और अब आप उसको एंड करना है या आप उसको कट शॉर्ट करना है, तो उसके लिए क्लोजर मोशन लेके आया जाता है। क्लोजर मोशन में क्या होता है ना, इसके भी 4 प्रकार होते हैं। ये 4 अलग अलग प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल क्लोजर, दूसरा होता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, तीसरा होता है कैंगैरो क्लोजर और चौथा होता है गुलेटिन क्लोजर। देखो, सिंपल क्लोजर में क्या होता है कि इसमें सफिशिएंट डिस्कशन होता है, उसके बाद जो है वो डिबेट को वोट के लिए डाला जाता है। तो इट्स स्टेट दैट द मैटर हैविंग बीन सफिशिएंटली डिस्कस्ड। जो भी मैटर होता है उसको सफिशिएंटली डिस्कस किया जाता है, उसके बाद उसको वोट के लिए डाला जाता है। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट में क्या होता है? क्लोजर बाय कंपार्टमेंट में क्या होता है ना, इसमें क्लॉजेज ऑफ द बिल और रेजोल्यूशन आर ग्रुप्ड। क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का मतलब है कि इसमें ग्रुप बना दिया जाता है कुछ कुछ पार्ट का। तो क्लॉजेज होंगे या फिर रेजोल्यूशन होंगे उनको अलग अलग ग्रुप्स में बनाया जाता है और फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर एक ग्रुप को एक ही बार में डिबेट किया जाता है और फिर उस पर्टिकुलर ग्रुप को वोट में डाल दिया जाता है। तो डिबेट होता है कवर्स द पार्ट एज अ होल्स, पूरा एक ग्रुप को एक ही पार्ट माना जाता है और उसको फिर वोट के लिए डाला जाता है। कैंगैरो क्लोजर में क्या होता है ना, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स होते हैं सिर्फ उनको डिस्कस किया जाता है, उन पे डिबेट होता है और फिर सारे बिल को वोट में डाला जाता है। गुलेटिन क्लोजर में क्या होता है कि जो अनडिस्कस्ड पार्ट होता है उसको भी रेजोल्यूशन में डाल दिया जाता है, जो अनडिस्कस्ड पार्ट होता है, अनडिस्कस्ड क्लॉजेज होते हैं, उनको भी वोट के लिए डाल दिया जाता है, उन पे भी कोई डिस्कशन नहीं होता है। तो ये होता है गुलेटिन क्लोजर। ये है आपके मोशन के 4 टाइप्स। अब जो अलग टाइप, इसके बाद जो मोशन आ रहा है वो है प्रिविलेज्ड मोशन। प्रिविलेज्ड मोशन में क्या होता है कि मिनिस्टर हैज कमिटेड अ ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज ऑफ द हाउस, पर्पस इज टू सेंसर द कंसर्न्ड मिनिस्टर। इसमें अगर किसी मिनिस्टर ने ब्रीच ऑफ द हाउस किया है, ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज ऑफ द हाउस किया गया, तो उसके लिए ये मोशन लेके आया जाता है ताकि उनको सेंसर किया जा सके। कॉलिंग अटेंशन मोशन इस प्रकार का मोशन होता है। इसमें अटेंशन कॉल किया जाता है मिनिस्टर का एक पर्टिकुलर अर्जेंट मैटर के ऊपर। जो ये एक इंडियन इनोवेशन है कॉलिंग अटेंशन मोशन। इसका मेंशन जो है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में भी दे रखा है, तो इट इज़ मेंशन इन द रूल ऑफ प्रोसीजर। एडजॉर्नमेंट मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोशन होता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें पूरे हाउस का
अटेंशन ड्रॉ किया जाता है एक वेरी पर्टिकुलर अर्जेंट मैटर के ऊपर। इसमें इस मोशन को जब लेके आ जाएंगे तब पूरे हाउस का अटेंशन जो है एक पर्टिकुलर डिफाइनाइट एक ही मैटर के ऊपर लेके आ जाएगा जो कि पूरी की पूरी सोसाइटी को इंपैक्ट कर रहा हो, पूरा इसकी इंपॉर्टेंस जो है बहुत हाई रहती है। एडजॉइनमेंट मोशन लेके आने के लिए 50 मेंबर की आपको सपोर्ट की आवश्यकता होती है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस इसलिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में होती है, राज्यसभा में ये एडजॉइनमेंट मोशन लाने की कोई भी प्रक्रिया नहीं है। एडजॉइनमेंट मोशन शुड नॉट बी लेस देन 2 आवर्स एंड 30 मिनट। जब भी एडजॉइनमेंट मोशन लेके आ जाएगा तो 2.5 घंटे मिनिमम इसमें बात होगी ही होगी। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी दे रखे हैं। देखिए रिस्ट्रिक्शन ये दे रखे हैं कि एडजॉइनमेंट मोशन उन्हीं चीज़ों के लिए लाया जाएगा जो डिफाइनाइट है, फैक्चुअल है और बहुत अर्जेंट है। ऐसा अर्जेंट होना चाहिए, पब्लिक इंपॉर्टेंस का होना चाहिए। इसके अलावा इसमें सिर्फ एक ही मैटर कवर होना चाहिए, बहुत सारे मैटर कवर नहीं होने चाहिए। डज नॉट कवर मोर देन वन मैटर। स्पेसिफिक मैटर के ऊपर बात होगी। इसमें वो ऐसा मैटर जो रिसेंटली अकर हो रहा है, रिसेंटली न्यूज़ में आया हुआ है। नॉट रेज अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज। देखो इंपॉर्टेंट मोशन जिसका नाम है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है ना, इट इज अ मोशन मूव्ड बाय अ मेंबर टू एक्सप्रेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा इन द गवर्नमेंट। ये मेंबर मतलब ये अपोजिशन पार्टी के थ्रू लेके आया जा सकता है, कोई भी ऐसे मेंबर के थ्रू लेके आया जा सकता है जो कि गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है। वो ये बोलेगा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये गवर्नमेंट है हमारी लोकसभा में, जो कि गवर्नमेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। तो it is a motion moved by a member to express a lack of confidence of the Lok Sabha in the government। इसके अलावा ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लेके आया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लेके आया जा सकता है। इसके लिए भी सपोर्ट चाहिए एटलीस्ट 50 मेंबर्स की। इफ इट गेट्स पास्ड बाय द हाउस बाय सिंपल मेजोरिटी द गवर्नमेंट हैज रिजाइन। अगर ये सिंपल मेजोरिटी के थ्रू लेके आया जाएगा, पास हो जाता है, तो वहाँ पे अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आएगा और सिंपल मेजोरिटी से पास भी हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट जो है वो अब नहीं रही है, गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट के पास कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। तो गवर्नमेंट के पास इतने पर्टिकुलर मेंबर ही नहीं है कि वो अपनी गवर्नेंस बनाए रख सके। ये है। फिर है सेंशन मोशन। सेंशन मोशन से क्या होता है ना, दिस मोशन इज मूव टू सीक द डिसअप्रूवल ऑफ सर्टेन पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। ये मोशन तब लेके आया जाता है जब गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज के ऊपर आप अपना डिसअप्रूवल दिखाते हो। मूव्ड ओनली इन लोकसभा। ये भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही मूव किया जा सकता है, राज्यसभा में मूव नहीं होता है। तो हमने 3 मोशन देखे जो कि सिर्फ राज्यसभा में होते हैं। पहला हमने ये देखा कि एडजॉर्नमेंट मोशन था जो कि सिर्फ और सिर्फ, देखो क्या था इसमें कि राज्यसभा इज नॉट परमिटेड, राज्यसभा में ये नहीं लेके आया जाता है, सिर्फ लोकसभा में लेके आया जाता है। फिर हमारा नो कॉन्फिडेंस मोशन जो भी सिर्फ लोकसभा में ही लेके आया जाता है। फिर है सेंसर मोशन जो भी हमारा सिर्फ मूव्ड ओनली इन लोकसभा में ही मूव्ड होता है, कहीं और राज्यसभा में मूव नहीं होता है। तो सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या डिफरेंस है? सेंसर मोशन जब आप लेके आते हो ना, तब आप कहते हो कि आपको गवर्नमेंट की जो भी उन्होंने पॉलिसी बनाई है वो आप उसको डिसअप्रूव करते हो। तो इसमें क्या है कि सेंसर मोशन के लिए आपको अपना रीजन स्टेट करना पड़ता है कि क्यों आप लेके आ रहे हो। मूव्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, इवन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये इंडिविजुअल के लिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के लिए और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए लेके आया जा सकता है। सेंसरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेशल पॉलिसीज। आप किसी स्पेसिफिक पॉलिसीज के लिए उनको ये वाला मोशन लेके आते हो। इफ पास्ट, अगर ये पास्ट हो भी जाए लोकसभा में, तब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिजाइन नहीं करता है। लेकिन अब हम देखेंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ना, इसके लिए कोई भी रीजन स्टेट नहीं करना पड़ता है। नीड नॉट स्टेट द रीजन फॉर एडॉप्शन। कोई रीजन आपको स्टेट नहीं करना है कि आप क्यों लेके आ रहे हो। मूव्ड अगेंस्ट एंटायर, ये एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए ही मूव्ड होगा, किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर के लिए मूव नहीं होगा। अगर ये मूव्ड हो जाता है तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। मूव टू असर्टेन, ये जब मूव किया जाता है तो ये दिखाता है कि क्या गवर्नमेंट के पास कॉन्फिडेंस है, क्या लोकसभा में गवर्नमेंट के पास कॉन्फिडेंस है, तो ये इसलिए आता है। तो ये डिफरेंस है दोनों मोशंस के बीच में। अब एक आता है मोशन ऑफ थैंक्स जो कि आर्टिकल 86 और आर्टिकल 87 के अंदर गिवन है। तो आर्टिकल 86 और आर्टिकल 87 मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में बात करता है। ये जो मोशन ऑफ थैंक्स है ना, ये लेके आया जाता है जब द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिस्कल ईयर इज एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है ना, वो फर्स्ट सेशन जब भी इलेक्शन हो जाएगा उसके बाद जो पहली जो सेशन बैठेगी उसको एड्रेस प्रेसिडेंट करते हैं। और प्रेसिडेंट जो है वो हर साल जब भी फिस्कल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो वहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो एक एड्रेस देते हैं, मतलब वो एड्रेस करते हैं पूरे हाउसेस को, एक प्रकार से एक स्पीच देते हैं। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो आउटलाइन करते हैं क्या क्या पॉलिसीज़ और प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा लेके आई गई थी पिछले साल में और आगे लेके आई जाएंगी। जब ये डिस्कशन एंड हो जाता है तो मोशन को वोट के लिए डाला जाता है। मोशन मस्ट बी पार्ट इन द हाउस। मोशन को पास होना ही पड़ेगा हाउस के अंदर। अगर ये पास नहीं होगा इसका मतलब कि जो गवर्नमेंट है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब कि गवर्नमेंट के खुद के मेंबर्स उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो ये जब ये पास हो जाएगा अगर ये इसको पास होना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट अमाउंट्स टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर ये पास नहीं होगा तो गवर्नमेंट की डिफीट हो जाएगी। राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज
टू हाउसेज आर्टिकल 86 और 87 इस बारे में बात करता है। आर्टिकल 86, 87 ये कहता है कि प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो एड्रेस कर सके दोनों हाउसेज को और मैसेज भेज सके, तो वो आर्टिकल 86 और आर्टिकल 87 में ये कहा गया है। फिर है नो डे येट नेम्ड मोशन। ये जो मोशन है ये स्पेसिफिकली प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। इट रिफर्स टू अ मोशन दैट हैज बीन एडमिटेड बाय द स्पीकर। स्पीकर के थ्रू लेके आया जाता है, इसके लिए कोई डेट और कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, अ मेंबर कैन रेज अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर व्हेन ही और सी फील्स दैट प्रोसीडिंग ऑफ हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल रूल्स ऑफ द प्रोसीजर। देखो पॉइंट ऑफ ऑर्डर तब लेके आया जाता है किसी भी मेंबर के द्वारा जब उन्हें लगता है कि हाउस की प्रोसीडिंग जो है उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो नहीं हो रहा है, जिसमें रूल्स ऑफ प्रोसीजर का फॉलो नहीं हो रहा है, तब पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेके आ जाता है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, ऐसे डिस्कशन जो कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, इसके लिए देखो टाइम जो अलॉट किया जाता है वो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हेंस इसीलिए इनको 2 आवर डिस्कशन के नाम से भी जाना जाता है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन को 2 आवर डिस्कशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो टाइम अलॉट किया जाता है इनको वो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है वो है रिजोल्यूशन। ये रिजोल्यूशन क्या होते हैं? देखो रिजोल्यूशन एक प्रकार का स्टेटमेंट या एक प्रकार का प्रपोजल ही होता है जिसको लेके आया जाता है जिससे पूरे हाउस का जो है वो अटेंशन हो जाए गवर्नमेंट के एक इंपॉर्टेंट मैटर पे, एक ऐसा जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर सबका अटेंशन हो जाए, इसीलिए रेजोल्यूशन लेके आया जाता है। रेजोल्यूशन 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, एक होता है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन और एक होता है स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन का मतलब है वो सारे एमपी जो कि गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, ये एक प्राइवेट मेंबर के थ्रू लेके आया जाता है और ये डिस्कस्ड होता है सिर्फ ऑल्टरनेट फ्राइडेज को, फ्राइडे पे ये डिस्कस्ड होता है। गवर्नमेंट रेजोल्यूशन ये लेके आ जाता है मिनिस्टर के द्वारा, डेफिनेटली जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट है ये वो लेके आ जाते हैं, ये गवर्नमेंट रेजोल्यूशन होते हैं मूव्ड बाय अ मिनिस्टर। ये जो है ये मंडे से लेके थर्सडे तक इन पे ही बात होती है, तो ये है गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। इसके अलावा आता है स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन, ये किसी के द्वारा भी लेके आया जा सकता है, या तो प्राइवेट मेंबर या फिर मिनिस्टर, तो ये है रेजोल्यूशन। इसके अलावा देखो ऑल मोशन आर नॉट नेसेसरी पुट टू वोट, सारे मोशन को जरूरी नहीं है कि वोट में डाला जाएगा, लेकिन जितने भी रेजोल्यूशन, ये 3 रेजोल्यूशन हमें देखना है, इनको तो वोट में डालना ही पड़ता है। कुछ ऐसे मोशन हैं जो वोट में नहीं भी डाले जा सकते, लेकिन रेजोल्यूशन जितने भी लाए जाएंगे वो सारे के सारे वोट में डाले जाएंगे, उनमें तो वोटिंग होगी ही होगी, ये दे रखा है। अब देखो ये चीज़ें क्यों लेके आए, ये मोशन रेजोल्यूशन क्यों लेके आया गया, ताकि जो भी डिबेट और डिस्कशन है ना ये अच्छे से हो जाए, ताकि डिसीजन मेकिंग जो है वो आराम से हो, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, कुछ भी गलत काम ना हो। इसके अलावा डेमोक्रेटिक जो हमारे देश के प्रिंसिपल हैं ये अपहोल्ड होते रहें, ये इससे हमारा गुड गवर्नेंस जो है ये भी बना रहे, तो ये सारी चीज़ें लेके आई जाती हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की डिवाइसेस की, ये इंपॉर्टेंस बताती है। अब जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। जो हमारी पार्लियामेंट है इसमें कितने प्रकार के ऑफिसर्स हैं और कौन कौन है ये दे रखे हैं आर्टिकल 89 से लेके आर्टिकल 98 के बीच में। देखिए ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट जो है ना, ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये इसमें आपके 4 ऑफिसर्स आते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखो हमने पढ़ा था राज्यसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो 250 और प्रेजेंटली 245 जो है उतने लोग हैं। तो इतने लोग जब यहाँ पे बैठे हैं तो इनको हेड करने के लिए भी कोई एक आदमी की आवश्यकता होगी, तो राज्यसभा में होते हैं चेयरमैन और उनके साथ जो होते हैं वो होते हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। वैसे ही जो लोकसभा होते हैं, लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ 550 है, तो उतने सारे लोगों का एक लीडर, एक प्रकार से एक हेड भी तो होगा, तो वहाँ हमने बोला एक स्पीकर होता है लोकसभा के अंदर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अब देखिए ये आर्टिकल 89 से लेके 98 के बीच में दे रखा है। आर्टिकल 89 ये कहता है द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये बात करता है राज्यसभा के अंदर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में। देखिए आर्टिकल 89 वाइस प्रेसिडेंट अपर हाउस के बारे में बात करता है। देखिए जो चेयरमैन होते हैं ना ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। तो आर्टिकल 89 से लेके 92 तक हमारे राज्यसभा के ऑफिसर्स के बारे में और 93 से लेके 96 तक लोकसभा के ऑफिसर्स के बारे में। अब देखेंगे क्या क्या चीज़ें दी गई। पहली चीज़ तो यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा है, वो कहता है द वाइस प्रेसिडेंट, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एक्स ऑफिसर चेयरमैन है ऑफ राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट का एक और काम है, उनके जिस पोस्ट में वो हैं, जिस ऑफिस में वो हैं, उससे ही उनका एक और काम निकलता है, वो ये है कि वो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। ये कहा गया है आर्टिकल किसके अंदर, 64 के अंदर। आर्टिकल 64 ये कहता है द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट एंड शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसके अलावा वो कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं रखेंगे अपने पास, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के काउंसिल ऑफ स्टेट के। और आर्टिकल 89 बोलता है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 64 तो स्पेसिफिकली एक ही इंसान के बारे में बात करता है, वो है वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन आर्टिकल 89 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट एज वेल एज डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा दोनों के बारे में बात हुई है। अब क्या पावर है, फंक्शन है ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के। देखिए राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, ठीक है, एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनके पास कुछ पावर्स और फंक्शन है, वो सेम है एज एन स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा और
चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास सिमिलर ही पावर है, पर हाँ कुछ चीज़ों में लोकसभा के जो स्पीकर है उनके पास ज़्यादा पावर है। तो पहले देखिए, जो इनकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इनकी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि हाउस, जिस भी ये हाउस में के हेड है उनको उस हाउस का ऑर्डर, डेकोरम को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके अलावा रेगुलेट करनी पड़ेंगी जितनी भी प्रोसीडिंग हो रही है। इसके अलावा इन्हें जब भी जब भी प्रेसिडेंट एब्सेंट होंगे तो उनके जगह पे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उन्हें प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करना पड़ेगा, उन्हें एक एक्टिंग प्रेसिडेंट होना पड़ेगा और उन्हें प्रेसिडेंट की ड्यूटीज़ को निभाना पड़ेगा। उस समय वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं होंगे, उस समय जो डिप्टी चेयरमैन है वो बन जाएंगे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वाइस प्रेसिडेंट की वैसे सबसे पहली ड्यूटी उनकी वो है कि प्रेसिडेंट जब भी एब्सेंट होंगे उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी ड्यूटी उनकी ये है कि वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। इसके अलावा ड्यूरिंग सच पीरियड द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आर परफॉर्म बाय द डिप्टी। ये मैंने वही कहा था, जब भी वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे तो उनकी ड्यूटी डिप्टी चेयरमैन निभाएंगे। देखिए डिफरेंस बिटवीन राज्यसभा और लोकसभा लीडर पावर। देखिए वैसे तो सारी ड्यूटीज सेम है, लेकिन स्पीकर के पास कुछ इंपॉर्टेंट पावर हैं, जैसे कि जो स्पीकर हैं वही बताते हैं कि मनी बिल क्या है और क्या नहीं है। इसके अलावा स्पीकर जो है वो जॉइंट सिटिंग को हेड करते हैं, जब भी कभी दोनों हाउसेज लोकसभा और राज्यसभा की साथ में जॉइंट मीटिंग होगी उसको हेड जो करेंगे वो स्पीकर हेड करते हैं। इसके अलावा जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनके पास ये पावर नहीं है, और सारी पावर है लेकिन वो ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मनी बिल क्या है और क्या नहीं है। दूसरी चीज़, राज्यसभा के जो चेयरमैन है मतलब हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट, वो कभी भी जॉइंट सिटिंग के ऊपर प्रिसाइड नहीं करते हैं। देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट जब भी रिजाइन करेंगे तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर हमेशा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के बारे में। डिप्टी चेयरमैन सर्व्स एज द सेकंड इन कमांड प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। डिप्टी चेयरमैन सेकंड इन कमांड प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह काम करते हैं। सबसे पहले चेयरमैन होते हैं, उसके बाद डिप्टी चेयरमैन होते हैं। देखिए अगर कभी भी चेयरमैन एब्सेंट है तो उनकी जगह पे डिप्टी चेयरमैन रोल प्ले करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा का। वो इलेक्ट होते हैं राज्यसभा से फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर। राज्यसभा के मेंबर ही डिप्टी चेयरमैन को इलेक्ट करते हैं। कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर अ सिंपल मेजॉरिटी, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। देखो कैंडिडेट को एक सिंपल मेजॉरिटी पास करनी होती है अगर उन्हें इलेक्शन के लिए जाना है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के। डज नॉट मेक एन, देखो डिप्टी चेयरमैन बनने के बाद वो कोई सेपरेट ओथ या एफर्मेशन नहीं लेते हैं। जैसे ही वो एमपी बने उसी समय सारे एमपीओ को क्या की जाती है, ओथ दिलाई जाती है, तो वही ओथ मानी जाएगी। ऐसे नहीं कि अगर आपको स्पीकर बना दिया, डिप्टी चेयरमैन बना दिया तो आपको नई ओथ, तो आपके लिए नई ओथ, तो आप फिर से नई ओथ लोगे, नहीं ऐसा नहीं होता। जब आपने एज एन एमपी एक बार ओथ ले ली वही आपकी ओथ काउंट होती है, ठीक है। तो डिप्टी चेयरमैन जो है अगर उन्हें उनकी सीट वेकेंट हो जाती है, उनको रेजिग्नेशन देना है, तो वो अपना जो रेजिग्नेशन है वो चेयरमैन को देते हैं। डिप्टी चेयरमैन वेकेट रेजिग्नेशन। देखिए इसके अलावा आर्टिकल 90 बात करता है कि किन किन केसेस में डिप्टी चेयरमैन की सीट वेकेट हो सकती है। पहली चीज़ तो अगर वो राज्यसभा के मेंबर ही नहीं रहे, अगर उन्होंने रेजिग्नेशन खुद से दे दिया, वो अपना रेजिग्नेशन चेयरमैन को देंगे। अगर उनको रिमूव कर दिया जाए बाय रिजोल्यूशन से उनको हटा दिया गया है। रिजोल्यूशन का मतलब होता है अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, दैट इज इसको इफेक्टिव मेजॉरिटी भी कहते हैं। तो राज्यसभा के जो डिप्टी चेयरमैन है वो इफेक्टिव मेजॉरिटी से हटाए जा सकते हैं। इसके लिए उन्हें 14 डेज का एक एडवांस नोटिस भी दिया जाता है। अब हम देखने वाले हैं आर्टिकल 91, जिसमें हम देखेंगे क्या रोल्स एंड फंक्शन है डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के। देखिए पहला, द डिप्टी चेयरमैन परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन जो है वो चेयरमैन की ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे किन किन केसेस में। पहला केस, अगर चेयरमैन की सीट वेकेंट हो चुकी है, अगर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो या फिर जो चेयरमैन जो है वो अभी प्रेसिडेंट के पद को निभा रहे हैं या अभी वो एक्ट कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर वाइस प्रेसिडेंट अभी डिस्चार्ज कर रहे हैं फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट का। द डिप्टी चेयरमैन एक्ट एज द चेयरमैन व्हेन द लेटर इज एब्सेंट फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस। भी वो कभी एब्सेंट होंगे तो डिप्टी चेयरमैन उनकी सीट में आ जाएंगे। डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग। देखिए जॉइंट सिटिंग में सबसे पहले स्पीकर प्रिसाइड करते हैं। अगर स्पीकर एब्सेंट होते हैं तो डिप्टी स्पीकर आते हैं। अगर डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट हो तो फिर जाके डिप्टी चेयरमैन आते हैं। इस केस में चेयरमैन जो है वो कभी भी जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड नहीं करते, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके अलावा डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड ओवर अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस इन केस, ये लिखा भी इन केस अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एब्सेंट है। अब आर्टिकल 92 क्या कहता है, व्हेन अ रेजोल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ डिप्टी स्पीकर इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस, ही और शी कैन नॉट प्रिसाइड ओवर द सिटिंग दो ही में प्रेजेंट। ओके देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि जब भी कभी भी रेजोल्यूशन लेके आया गया है डिप्टी स्पीकर को हटाने का, तो उस केस में वो किसी भी सिटिंग को प्रिसाइड, वो किसी भी सिटिंग को हेड नहीं कर सकते। हाँ वो वहाँ पे प्रेजेंट जरूर हो सकते हैं, वो वोट भी कर सकते हैं इन द फर्स्ट इंस्टेंस, सबके साथ वो वोट भी कर सकते हैं, लेकिन 50 वोट एक ने दिए, 50 वोट दूसरे ने दे रखे। और अगर यहाँ पे ये एक प्रकार से एक अब ये दिक्कत आ गई है कि दोनों ने इक्वल वोट दे दिए, तो यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन थे वो अपना वोट दे सकते थे कि मैं इसको वोट
जब भी कभी भी इक्वालिटी की चीज़ें आ जाती थी या जब भी कभी हो जाता कि इक्वालिटी ऑफ वोट हो गया, तो उस केस में डिप्टी चेयरमैन को ये पावर दी गई थी कि अब आप अपना वोट डालिए, अगर आप यहाँ वोट दे देते हैं तो ये 51 हो जाएगा और ये वाली पार्टी जीत जाएगी। बोला गया कि जब भी उनको हटाने के लिए कोई रेजोल्यूशन लेके आया जाएगा, उस केस में डिप्टी स्पीकर जो है वो सबके साथ वोट डाल सकते हैं, उनको वो उस समय वो तब वोट नहीं डाल सकते जब इक्वालिटी ऑफ वोट हुआ, तो ये पावर उनकी यहाँ से हटा ली गई थी। अंडर द रूल्स ऑफ राज्यसभा, पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए सबसे पहले होते हैं चेयरमैन, उनके नीचे होते हैं डिप्टी चेयरमैन, फिर उसके अलावा एक पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन बनाया जाता है, जिसमें क्या होता है ना कि द चेयरमैन ही नॉमिनेट करते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन का। एनी मेंबर ऑफ द वाइस चेयरपर्सन कैन प्रेजेंट। अब देखो कभी चेयरमैन एब्सेंट है, कभी डिप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट है, तो इसके बाद जो लोग आएंगे वो पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन से इलेक्ट होकर आएंगे, फिर वो लोग यहाँ पे चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन के थ्रू एक्ट करते हैं। तो लिखा है एनी मेंबर ऑफ द वाइस चेयरपर्सन कैन प्रिसाइड इन द हाउस इन द एब्सेंट ऑफ चेयरमैन एंड डिप्टी स्पीकर। जब भी कभी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन एब्सेंट होगा, उस केस में इस पैनल में से लोग आके एक्ट कर सकते हैं चेयरमैन या फिर डिप्टी चेयरमैन का। लेकिन कभी इन द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन, अगर वो कभी वेकेंट है, अगर वो वेकेंट हो चुका है, वेकेंट का मतलब है कि पूरी तरह से जो वहाँ डिप्टी चेयरमैन या फिर चेयरमैन पहले बैठे थे अब वो पूरी तरह से हट गए, तो वहाँ पे फिर जो होगा, फिर उस केस में जो पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन है वो प्रिसाइड नहीं होंगे, फिर वोटिंग होगी और फिर एक नए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बनाए जाएंगे। तो ये लिखा हुआ है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बनाने का? इससे ऑर्डर एंड डेकोरम मेंटेन रहता है, इससे एक प्रकार से प्रोसीजर जो है वो आराम से होते हैं, जो लेजिस्लेटिव बिजनेस है वो अच्छे से फैसिलिटेट होता है, ये रिप्रेजेंटिंग ऑफ द हाउस में काम आता है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होती है, कंटिन्यूटी ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होती है और अपहोल्डिंग, इससे डेमोक्रेटिक वैल्यूज अपहोल्ड होती हैं। तो ये सिग्निफिकेंस है ऑफ चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन की। 93 से लेकर 96 के अंदर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में बताया गया है। ये क्या है देखिए, पहली चीज तो आर्टिकल 93 बोलता है द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द लोकसभा। मतलब कि जो स्पीकर है हमारे लोकसभा के, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जिसको लोकसभा कहा जाता है। डिप्टी स्पीकर जो है वो सर्व करते हैं सेकंड इन कमांड, मतलब कि जैसे ही स्पीकर जो है वो कभी एब्सेंट रहेंगे तो उनकी जगह पे फिर डिप्टी स्पीकर आ जाएंगे, तो उनको सेकंड इन कमांड प्रिसाइडिंग ऑफिसर की पोस्ट दी गई है ऑफ द लोकसभा। देखिए इलेक्शन कैसे होगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा का। द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर। लोकसभा के जो भी मेंबर्स होंगे उसी में से किसी एक को स्पीकर ऑफ द लोकसभा बनाया जाएगा। ओनली सिटिंग मेंबर ऑफ द लोकसभा आर एलिजिबल। जो भी सिटिंग मेंबर है ऑफ लोकसभा वही एलिजिबल है इसके लिए। द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्शन की डेट फॉर द स्पीकर डिसाइड करते हैं। इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, अब डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा का इलेक्शन कैसे होगा? ये भी इलेक्टेड बाय द लोकसभा इटसेल्फ फ्रॉम द मेंबर्स, जो भी मेंबर्स है लोकसभा उन्हीं से ये इलेक्शन होगा। द डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड ओनली आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। जैसे ही इलेक्शन ऑफ स्पीकर हो जाएगा उसके बाद डिप्टी स्पीकर इलेक्ट होंगे। द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर उनके डेट को फिक्स करते हैं। देखो क्या होता है कि स्पीकर जो होते हैं ना वो मेनली लीडिंग पार्टी से ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल अभी प्रेजेंटली सेंटर में बीजेपी रूल कर रही है, तो स्पीकर जो हैं वो रूलिंग पार्टी के हैं और जो डिप्टी स्पीकर हैं वो अपोजिशन पार्टी के हैं। ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया, लेकिन ये एक प्रकार का ट्रेडिशन है जो कि अपनाया गया है कि स्पीकर जो होंगे वो रूलिंग पार्टी के होंगे और डिप्टी स्पीकर वो अपोजिशन पार्टी के होंगे। इसके अलावा वेकेशन, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, इसके लिए आर्टिकल 94 में दिया गया। क्या लिखा है कि स्पीकर जो है वो ऑफिस में तब तक रहेंगे जब तक लोकसभा रहेगी, जब तक लाइफ ऑफ लोकसभा है तब तक स्पीकर भी रहेंगे। स्पीकर हैज़ टू वेकेट, स्पीकर को वेकेट करना पड़ेगा 3 केसेस में। पहला केस अगर वो लोकसभा के मेंबर ही नहीं रहे, दूसरा केस अगर उन्होंने खुद ही रेजिग्नेशन दे दिया और वो अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को देंगे, या फिर उनको रिमूव कर दिया गया या फिर उनको निकाल दिया गया बाय रेजोल्यूशन, उनको थ्रू रेजोल्यूशन निकाल दिया गया है। देखो स्पीकर जो है ना उनको इफेक्टिव मेजॉरिटी से निकाला जाता है। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। जितने भी मेंबर प्रेजेंट हैं उनका मेजॉरिटी लिया जाएगा। वो अगर बोल दे कि स्पीकर को हटा दो तो वो इफेक्टिव मेजॉरिटी से स्पीकर को हटाया जा सकता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब होता है अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एक्सक्लूडिंग द वेकेंट सीट्स। इसके लिए 14 डेज का एडवांस नोटिस दिया जाता है स्पीकर को। उसके अलावा कंसिडर्ड एंड डिस्कस्ड ओनली व्हेन इट इज सपोर्टेड एटलीस्ट 50 मेंबर्स। 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए होता है। जब सपोर्ट मिलेगा उसके बाद ही उसको लिया जाएगा और डिस्कस किया जाएगा। आर्टिकल 96 बात करता है व्हेन रेजोल्यूशन पास्ड, जब रेजोल्यूशन पास हो जाएगा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को हटाने का। सेम वही केस है जो हमने ऊपर देखा था राज्यसभा के केस में। तब वो किसी भी सिटिंग को प्रिसाइड नहीं कर सकते, सिटिंग के वो हेड नहीं हो सकते, हाँ लेकिन वो बिल्कुल बोल सकते हैं और वो पार्ट ले सकते हैं प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस का, और वो वोट भी दे सकते हैं। लेकिन वो वोट पहली ही बार में देंगे फर्स्ट इंस्टेंट में, वो अब वोट इक्वालिटी ऑफ वोट्स के टाइम पे वोट नहीं देंगे।
तो ये सारी बातें बोली गई हैं। व्हेनेवर द लोकसभा इज डिसॉल्व, जब भी लोकसभा डिसॉल्व होगी तो स्पीकर जो है वो उसी वक्त अपनी जो सीट है उसको नहीं छोड़ते हैं, वो तब छोड़ेंगे जब न्यूली इलेक्टेड लोकसभा आ जाएगी। उसके बाद एक नया स्पीकर इलेक्ट होगा, तब वो अपनी पोस्ट से हटेंगे, तब तक जो स्पीकर हैं वो अपनी पोस्ट में बने रहते हैं। अब ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, देखो जो ओथ है ना वो उनको देयर ओथ, वो उनके लिए कोई स्पेशल ओथ नहीं होती। जैसे ही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं वही ओथ उनके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में भी काम आती है, वही ओथ उसको वैलिड माना जाता है। सैलरीज जो है और जो अलावेंसेज है डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलते हैं, इसीलिए इस पर कभी भी वोट नहीं होता है पार्लियामेंट के अंदर। हाँ डिस्कशन हो सकता है लेकिन कभी वोट नहीं होगा, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दी जाती है। पावर्स और फंक्शन क्या है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के, देखिए पहला अब हम पढ़ने वाले पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में। पहला फंक्शन है इनका कि इनको मेंटेन ऑर्डर करके, इनको ऑर्डर एंड डेकोरम ऑफ द हाउस को मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा ये फाइनल इंटरप्रेटर होते हैं ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके अलावा रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा से रिलेटेड जो भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर होंगे, कंडक्ट ऑफ बिजनेस होंगे, उस केस में स्पीकर का जो है वो से सबसे ऊपर होता है। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग को ये एडजॉइन कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, जब भी कभी भी कोरम जो कि मिनिमम नंबर है उतने मेंबर्स नहीं हो, उस केस में ये सस्पेंड भी कर सकते हैं। देखिए ये पहली बार में कभी भी वोट नहीं करते, जब भी कभी भी वोट इक्वल हो जाते हैं, जब भी कभी भी टाई हो जाती है उस केस में ये अपना वोट डालते हैं। ये प्रिसाइड, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं वो जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करते हैं। जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 के अंदर दे रखी है, उसको प्रिसाइड करने का हक स्पीकर को कहा गया है। ये सीक्रेट सिटिंग को अलाउ करते हैं। इसके अलावा स्पीकर जो है वो डिसाइड करते हैं कि क्या ये मनीबल है कि नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जो होगा अंडर द 10th शेड्यूल, जो भी एंटी डिफेक्शन लॉ के रिगार्डिंग जो भी डिस्क्वालिफिकेशन है वो हमारे लोकसभा के केस में स्पीकर डिसाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक केस आता है एज पर द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन कियोतो होलाहन वर्सेस जाचिहू केस 1992 के केस में। इस केस में ये कहा था कि स्पीकर का जो डिसीजन है वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर बिल्कुल आएगा। इसके अलावा स्पीकर जो है वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के। इसके अलावा स्पीकर जो होते हैं वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज इन द कंट्री। जो भी लेजिस्लेटिव बॉडीज इन द कंट्री है वो उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं। इसके अलावा जो स्पीकर होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री कमिटी, सारी की सारी पार्लियामेंट्री कमिटी के जो चेयरमैन है उन्हें वो अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा जो स्पीकर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के, रूल्स कमेटी के और जनरल पर्पस कमेटी के। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा ड्राइव्स हिज और हर पावर एंड ड्यूटीज फ्रॉम 3 सोर्सेज। जो स्पीकर है ना लोकसभा के वो 3 जगह से अपनी पावर जो है उनको लेते हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, दूसरा है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा से, और जो तीसरा है वो है पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से। तो ये 3 चीज़ों से हमारे स्पीकर जो है वो अपनी पावर लेते हैं। अब आर्टिकल 95 बात करता है वाइल द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इज वेकेंट। उस केस में क्या होगा, अगर ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर वेकेंट है तो प्रेसिडेंट में अपॉइंट एनी मेंबर फ्रॉम द हाउस। देखो इस केस में वेकेंट की बात हो रही है। द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 95 एंश्योर द अनइंटरप्रेटेड कंडक्ट ऑफ द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर। स्पीकर की ड्यूटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अगर कभी स्पीकर ना भी हो तो उनकी ड्यूटी अनइंटरप्रेट ना हो, इस वजह से प्रेसिडेंट जो है वो किसी ना किसी को अपॉइंट कर देते हैं फ्रॉम द लोकसभा। एज पर द रूल्स ऑफ लोकसभा पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। देखिए जैसे हमने राज्यसभा के केस में देखा था, पहले चेयरमैन थे, फिर डिप्टी चेयरमैन थे, फिर एक पूरी पैनल ऑफ चेयरमैन था वहाँ पे भी। इस केस में लोकसभा के केस में भी स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं, फिर आता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। इसमें क्या होता है कि इसमें 10 लोगों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए चेयरमैन। इसके अलावा ये प्रिसाइड करते हैं हाउस को। अगर कभी भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एब्सेंट हो, एब्सेंट के केस में ही ये प्रिसाइड करते हैं। अगर वेकेंट हो गई ये सीट तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाएगी। हाँ अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एब्सेंट है, छुट्टी में गए हुए दोनों लोग, उस केस में पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा फिर वहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा क्या लिखा है, इट इज टू बी नोटेड दैट इफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर अगर वेकेंट हो चुका है उस केस में, हाँ वही जो मैंने बताया था, उस केस में प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं, और अगर एब्सेंट होंगे तो यहाँ पे सेकंड वाला ये रूल लग जाएगा, पैनल ऑफ चेयरपर्सन ये अपॉइंट होंगे। देखिए यहाँ पे बात करी गई है स्पीकर डिप्टी स्पीकर अगर वेकेंट होंगे, अगर उनकी सीट वेकेंट है तो प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 95 अपॉइंट करेगा। लेकिन अगर वो एब्सेंट है तो फिर पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा अपॉइंट हो जाएंगे उनकी जगह पे काम करने के लिए। आर्टिकल 96 कहता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, 96 हमने ऊपर देख भी लिया था। आर्टिकल 96 कहता है अगर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के लिए रेजोल्यूशन पास हो गया उनको हटाने के लिए, तो फिर वो किसी भी मीटिंग को, किसी भी सिटिंग को प्रिसाइड नहीं करते। हाँ बिल्कुल वो वहाँ पे बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं, लेकिन वो वोट करेंगे फर्स्ट इंस्टेंट पे। कभी भी अगर टाई हो जाएगी वोट में तो वहाँ पे अब उनका ये वाला हक नहीं रहेगा। इसके अलावा आर्टिकल 97 आता है, ये सैलरीज एंड अलावेंसेज की बात करता है कि कौन देगा। उनकी सैलरीज और अलावेंसेज फिक्स होती हैं बाय दी पार्लियामेंट। सेकंड शेड्यूल के अंदर ये सारी बातें बोली गई हैं, और इनकी सैलरी चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर।
आर्टिकल 106 बात करता है अलाउंसेस एंड सैलरीज ऑफ मेंबर। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंबर की बात करी गई थी। इससे पहले 97 के केस में सैलरीज एंड अलाउंस की बात होती, लेकिन वो चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात हो रही थी। तो मेंबर्स के केस में जो है वो सैलरीज डिसाइड होती है पार्लियामेंट के द्वारा। ये भी नो प्रोविजन ऑफ पेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पेंशन का कोई भी प्रोविजन नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट ने एक रूल बना रखा है जिससे उनको पेंशन दी जाती है। अब आर्टिकल 98 बात करता है सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। इसमें ये लिखा गया कि हर एक हाउस, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, उनके पास अपना एक सेपरेट सेक्रेटेरिएट स्टाफ होगा। पार्लियामेंट में बाय लॉ रेगुलेट द रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस। पार्लियामेंट जो है वो बाय लॉ जो है वो रेगुलेट करेगा और रिक्रूट करेगा कंडीशन ऑफ सर्विस के रिगार्डिंग। सेक्रेटेरिएट ऑफ ईच हाउस इज हेडेड बाय सेक्रेटरी जनरल। और जो सेक्रेटेरिएट है हर एक हाउस का वो हेड किया जाता है बाय सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल जो होते हैं ना वो एक परमानेंट ऑफिसर होते हैं और उनको अपॉइंट किया जाता है बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये बातें इसमें बोली गई है। ओथ और अफर्मेशन के बारे में आर्टिकल 99 के अंदर बोला हुआ है। इसमें बोला है कि हर एक मेंबर को ओथ और अफर्मेशन लेनी ही होगी, वो भी प्रेसिडेंट उनको दिलाएंगे। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वो एक अपॉइंट कर देंगे किसी एक इंसान को कि वो ओथ और अफर्मेशन दिला सके। इसके अलावा ओथ में क्या होगा, ओथ में दो चीजें होती हैं। पहली तो उन्हें बेयर करना पड़ेगा ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा उन्हें अपहोल्ड करनी पड़ेगी सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। और तीसरी चीज है टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी अपॉन विच ही इज और अबाउट टू एंटर। तीसरी चीज उन्हें अपनी ड्यूटी को अच्छे से डिस्चार्ज करना पड़ेगा जिस भी ड्यूटी में वो एंटर हो रहे हैं। अगर वो ओथ नहीं लेते हैं तो वो कुछ वोट भी नहीं डाल सकते, ना वो किसी भी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट ले सकते हैं, ना ही उन्हें कोई इम्यूनिटी मिलेगी, ना ही उन्हें कोई प्रिविलेजेस मिलेंगी। तो ये इंपॉर्टेंस है ओथ और एफर्मेशन की। अब आर्टिकल 100 जो है ये बात करता है वोटिंग इन द हाउस के बारे में। इसके अलावा इसमें वैकेंसीज के बारे में भी बात की गई है और कोरम के बाद में भी बात की गई है। देखिए आर्टिकल 100 के 4 पार्ट हैं। आर्टिकल 100 का फर्स्ट पार्ट कहता है ऑल क्वेश्चन, जो भी जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बाय वोटिंग ही डिसाइड होंगे। मेंबर्स और जो मेंबर्स हैं वही वोट डालेंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो पहली बार में वोट नहीं डालेंगे। हाँ अगर टाई हो गई है, दोनों ही जगह से सेम वोट डालें, अपोजिशन ने भी और जो लीडिंग पार्टी उन्होंने सेम वोट टाई हो चुकी है, उस केस में जो स्पीकर या जो हाउस के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अपना वोट डालेंगे। आर्टिकल 100 का सब क्लॉज 2 बोलता है कि ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन कंटिन्यू टू फंक्शन इफ देयर आर सम वैकेंसीज अमंग इट्स मेंबर। देखो अगर मान लिया जाए कोई वैकेंसी भी है तब भी जो है वो हाउस जो है वो फंक्शनिंग करेगा ही करेगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 100 का सब क्लॉज 2 द प्रोसीडिंग एंड द वोट ऑफ द बिल रिमेन वैलिड। सारे जो प्रोसीडिंग है और जो वोट है वो वैलिड माने जाएंगे, चाहे कोई सीट वेकेंट हो चाहे कोई सीट वेकेंट ना हो, ये बोला गया इसमें। इसके अलावा आर्टिकल 100 का सब क्लॉज 3 बात करता है कोरम के बारे में। कोरम हमने पहले भी पढ़ा था, ये एक मिनिमम मेंबर्स होने ही चाहिए किसी भी प्रोसीडिंग को स्टार्ट करने के लिए। ये जो है ये 1/10 होते हैं ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस। फिर आता है फिर आर्टिकल 100 का सब क्लॉज 4 ये कहता है अगर कोरम नहीं है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को वो जो मीटिंग है उसको एंड करना पड़ेगा या उसको एंड करना पड़ेगा। ये बोला गया है आर्टिकल 100 के सब क्लॉज 4 में। तो ये 4 बातें आर्टिकल 4 में बोली गई हैं जो कि वोटिंग ऑफ द हाउस से रिलेट करती है। तो पहला बोलता है कि वोटिंग से होगा। अब आपको देखना पड़ेगा कि वोटिंग कितने प्रकार की होती है। देखिए टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज इन इंडियन पार्लियामेंट के अंदर 4 टाइप की मेजॉरिटी के बारे में बात की गई है। पहली मेजॉरिटी है सिंपल मेजॉरिटी, दूसरी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, तीसरी इफेक्टिव मेजॉरिटी, चौथी स्पेशल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी को ऑर्डिनरी मेजॉरिटी भी बोला जाता है। इसमें फंक्शनल मेजॉरिटी और वर्किंग मेजॉरिटी के नाम से भी जानी जाती है। इट रिफर्स टू द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका सिंपल मतलब है जितने भी लोग आए हैं उन्हीं के बीच में वोटिंग होगी और उन्हीं से मेजॉरिटी निकाली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर वैसे तो लोकसभा में 550 की टोटल सीट है, लेकिन हम मान लेते हैं कि उस दिन इस पर्टिकुलर डेट 324 ही लोग आए, 324 लोग ही आए हैं, वो आए हैं और उन्होंने अपना वोटिंग डाला है। तो सिंपल मेजॉरिटी के केस में क्या होता है, सिंपल मेजॉरिटी का फॉर्मूला होता है 324 को डिवाइड किया जाता है 2 से और +1 करते हैं। तो जितने भी होंगे ये अब इसका आंसर आ रहा है 163। अगर 163 लोगों ने हाँ बोल दी कि 163 लोगों ने लीडिंग पार्टी के साथ जो है उन्होंने हाँ में हाँ कर दी तो वो बिल पास हो जाएगा बाय सिंपल मेजॉरिटी। लेकिन क्या सिंपल मेजॉरिटी हर एक बिल के केस में आ सकता है? आंसर है नहीं। सिंपल मेजॉरिटी जो है वो इन पर्टिकुलर केसेस में ही आएगा, जैसे कि ऑर्डिनरी बिल के केस में, मनी बिल के केस में, फाइनेंशियल बिल के केस में। मनी बिल को पास करने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। पासिंग, ये कह रहा है पास कराना है, पासिंग ऑफ द एडजॉइनमेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होता है। कॉन्फिडेंस मोशन, सेंशर मोशन, मोशन ऑफ थैंक्स, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन द लोकसभा। अगर रिमूव करना है वाइस प्रेसिडेंट को तो आर्टिकल 67 के अंदर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए भी सिंपल मेजॉरिटी है। इसके अलावा अप्रूवल ऑफ द इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, अगर कहीं पे प्रेसिडेंट रूल लगाना है तब भी सिंपल मेजॉरिटी से लग जाएगा। प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 के अंदर अगर आपको वित्तीय आपातकाल लगाना है तब भी वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा। इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर के लिए भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। इलेक्शन ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के लिए भी सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। पासिंग ऑफ अ रेजोल्यूशन बाय लोकसभा फॉर डिसअप्रूविंग, अब नेशनल इमरजेंसी को हटाना है, आर्टिकल 352, उस केस में भी सिंपल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। अब हम
अब हम करने वाले हैं इफेक्टिव मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होती है? देखो ऐसे मान लो लोकसभा के अंदर अभी प्रेजेंट जो सीट है वो 543 सीट है, ठीक है। अब 543 सीट हमें पता है इतनी तो है ही। अब यहाँ पे जितने सीट जो वेकेंट होंगी हम उसका आधा लेंगे, उसका बाई 2 और +1 करेंगे। तो अभी एग्जाम्पल के लिए इन्होंने सपोज कर लिया कि 15 सीटें एब्सेंट है, तो यहाँ पे आप -15 कर दीजिए। तो 543 -15 जब डिवाइड बाई 2 होगा और फिर जब वो +1 होगा, जब इसका क्या हो जाएगा, जब इसका +1 होगा, वो जो भी आंसर आएगा वो आंसर आएगा 265। तो ये जो है ये बन जाएगी आपकी इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी होती है टोटल मेंबर, ये थे आपके टोटल मेंबर, इसमें से जितनी सीट वेकेंट है उसका आधा +1, वो जो भी आंसर आएगा वो इफेक्टिव मेजोरिटी हो जाएगा। इतना तो होना ही चाहिए। इफेक्टिव मेजोरिटी का मेन यूज होता है रिमूव करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट को, रिमूव करने के लिए डिप्टी स्पीकर को, रिमूव करने के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए। तो रिमूवल के केस में आपकी इफेक्टिव मेजोरिटी यूज होती है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम करने वाले हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। आखिर ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट मेजोरिटी का ये मतलब है कि टोटल मेंबरशिप जो भी है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर देयर इज वेकेंट सीट और एब्सेंटीज, फर्क नहीं पड़ता कि कोई एब्सेंट है या कोई सीट वेकेंट है, जितने भी, जैसे लोकसभा के अंदर हमने कहा था 543 सीट है, इसका आधा +1, अगर यहाँ पे 50 लोग भी एब्सेंट है तो एब्सेंटी यहाँ पे इररिस्पेक्टिव लिखा है, मतलब कि एब्सेंटी लोग नहीं माने जाएंगे, एब्सेंटी और वेकेंसी नहीं मानी जाएगी सीट की। डायरेक्टली जो भी आंसर, जो भी सीट है, टोटल जो भी है, टोटल सीट जो है उनका आधा होगा +1 करके, आंसर जो भी आएगा, जैसे इस केस में आंसर 272 आएगा, तो ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी के केस में आ जाएगा कि इतना तो होना ही चाहिए। ये किस काम आता है? देखो ये आपका काम आता है मेनली यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंटर एज वेल एज स्टेट लेवल। एब्सोल्यूट मेजोरिटी चाहिए होती है अगर आपको गवर्नमेंट बनानी है सेंटर के लेवल पे और स्टेट के लेवल पे, तो वहां पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी का यूज होता है। इसके बाद हम करेंगे स्पेशल मेजोरिटी। देखिए हमने इससे पहले देख ली सिंपल मेजोरिटी, फिर हमने इफेक्टिव मेजोरिटी देखी, फिर हमने एब्सोल्यूट मेजोरिटी देखी। अब हम देखेंगे स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी 4 किस्म की होती है, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, पहले टाइप की मेजोरिटी बाय 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने भी लोग हैं उनका 2/3 वोट करेंगे, प्रेजेंट होंगे, उस वो माना जाएगा। ये पहली टाइप की क्या है? मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये यूज होती है आर्टिकल 249 के केस में, जिस केस में स्टेट लिस्ट, जिस केस में जो पार्लियामेंट है उनको रूल बनाना होता है विद रिगार्ड टू स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट। इस केस में स्पेशल मेजोरिटी का यूज होता है, वो भी टाइप 1, ठीक है। टाइप 2 टाइप की क्या मेजोरिटी है? मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग अलॉन्ग विद 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इसमें क्या होता है? 2/3 मेंबर्स तो प्रेजेंट और वोटिंग करते हैं, उसके अलावा 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ये जब पास होगा तभी आपकी टाइप 2 मेजोरिटी यूज होगी। ये यूज होता है अमेंडमेंट, अगर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है तो इस मेजोरिटी का पास होना कंपलसरी है, जिसमें 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोट करते हैं और 50 मेंबर्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस ये होना चाहिए। या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को भी अमेंड करने के लिए टाइप 2 टाइप की मेजोरिटी यूज होती है। टाइप 3 टाइप की मेजोरिटी ये है ना, इसमें क्या होता है कि 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट और वोट करते हैं, इसके अलावा मोर देन 50% जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो पास होना चाहिए विद सिंपल मेजोरिटी। मतलब कि 2/3 मेंबर्स तो प्रेजेंट एंड वोटिंग करते हैं, इसके अलावा मोर देन 50% से ज़्यादा अगर मेजोरिटी आएगी इन द स्टेट लेजिस्लेचर, वहाँ तब वो मानी जाएगी टाइप 3 टाइप की मेजोरिटी। ये जो यूज़ होती है ये किसके लिए यूज़ होती है? ये वाली मेजोरिटी यूज़ होती है अगर आपको कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल करना है रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ भी चेंजेस करने, अमेंडमेंट करने, तो टाइप 3 टाइप की मेजोरिटी यूज होगी। 7 शेड्यूल के अंदर कुछ चेंजेस करने, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, राज्यसभा में कुछ चेंजेस करने, और आर्टिकल 368 को आपको खुद ही चेंज करना है, खुद ही अमेंडमेंट का जो आर्टिकल उसी को चेंज करना है, उसके लिए टाइप 3 टाइप की मेजोरिटी यूज होती है। क्या है इसमें? 2/3 प्लस 50% से ज्यादा होना चाहिए वोट, 50% से ज्यादा सपोर्ट होना चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर का। फिर है टाइप 4 टाइप की मेजोरिटी, ये है मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। ये सिंपल है कि 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस होना चाहिए। जैसे कि लोकसभा में 543 अगर लोकसभा में 543 अगर टोटल स्ट्रेंथ है तो इसका 2/3 होना चाहिए। जितना भी लोग आएंगे उतने लोगों को आप बिल्कुल अपनी हामी देनी होगी, अपना सपोर्ट में देना पड़ेगा अगर उन्हें इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट करना है। तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए भी स्पेशल मेजोरिटी यूज होती है, लेकिन टाइप 4 टाइप की होती है वो। तो ये हमने करी पूरी की पूरी मेजोरिटीज यहाँ पे कंप्लीट।